actually the owner of this company called Lost Food Restaurants Private Limited. Our company owns three brands in food industry and three established brand. There are some other two, three brands also which are at the start of their life cycle. बट तीन ब्रांड्स हमारे फिलहाल इस समय इंडिया में हैं जिसके तहत वी हैव मोर देन अराउंड 150 आउटलेट्स अक्रॉस 7 स्टेट्स इन द कंट्री. सो आज हम यहाँ पे जिस ब्रांड्स की बात करने आए हैं दैट इज फ्रॉस्ट एंड फेदर. दिस इज आवर न्यूएस्ट ऑफरिंग. फ्रॉस्ट एंड फेदर की शुरुआत हमने पिछले साल की थी. पिछले साल लगभग अभी 1-1.25 साल हो गया इस की शुरुआत किए हुए. And within 1.5 year, almost 1.5 year, we have started more than 30 outlets across 6 states in the country. Still Frost and Feather की बात कर रहा हूँ. If we calculate our all three, if we calculate number of outlets together, it goes on to become more than 150 outlets across 7 to 8 states in the country. So अभी तक 30 से ज़्यादा. फ्रॉस्ट एंड फेदर के बारे में अगर कुछ चीज़ें हम बताएं मेरी कंपनी के बारे में भी, तो फ्रॉस्ट एंड फेदर इज एक्चुअली इज अ completely owned subsidiary of Lost Food Restaurants Private Limited. We are based in the city of Pune, जहाँ पे हम लोग ने जहाँ पे इसकी शुरुआत की. Then we have now more than variety of products, almost all varieties of product that anyone would crave for. जिसमें फास्ट फूड से लेके चॉकलेट ड्रिंक्स तक और मस्तानी से लेके डेजर्ट्स तक, यानी कि आपको मील्स से लेके डेजर्ट्स तक हर तरीके के प्रोडक्ट्स आपको लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट स्पेशली फ्रॉस्ट एंड फेदर के मेन्यू में मिल जाएंगे. जैसे ही हम आगे जाते हैं आई विल ऑल्सो शो यू आवर एंटायर मेन्यू, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ मिलेंगे, व्हाट वुड बी द ऑफरिंग फॉर आवर एंड कस्टमर्स, और किस तरीके से हम जो है इसमें प्रॉफिट्स बनाएंगे और कैसा बिजनेस प्रपोजल रहेगा. फ्रॉस्ट एंड फेदर की जैसे मैंने बात की 11 से ज़्यादा सिटीज़ में हमारा अभी प्रेजेंस है. बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रिकग्निशंस ब्रांड को अलग अलग चीज़ों के बारे में अभी तक मिल चुका है, जिसमें वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव और फैनकॉप जैसे बिजनेस जायंट भी शामिल है, जिसके तहत जिनके थ्रू ब्रांड्स को बहुत अच्छे ब्रांड्स के सक्सेस के लिए रिकग्निशंस जो है जिनके बिहाफ से मिला हुआ है. बहुत इस सेक्टर में एक वाइड एक्सपीरियंस के साथ हम लोग आते हैं. आज अगर हम देखें तो 6 साल में हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और पिछले 6 सालों में वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स चलाने का और उसको सक्सेसफुली मार्केट करने का और बिजनेस लाने का एक्सपीरियंस जो है आपको हमारे साथ मिलेगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिससे हम फ्रॉस्ट एंड फेदर के बिजनेस की जो है वो शुरुआत कर सकते हैं. अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं फ्रॉस्ट एंड फेदर की, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपकी इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 7.5 लाख रुपए, यानी कि 7.5 लाख रुपीज. That 7.5 lakh rupees is your investment for a cloud kitchen model. Now there are two models. One is cloud kitchen and second is the full-fledged restaurant. For now, we are only promoting cloud kitchen model. लेकिन जो भी clients आज हमारे cloud kitchen model की फ्रेंचाइजी जो है हमसे ले रहे हैं, उन सभी लोगों को हम ऑटोमेटिकली या फिर हम फ्री अपग्रेड जो है वो रेस्टोरेंट मॉडल का इसके साथ ही देने जा रहे हैं. जैसे कि जिससे होगा यूँ कि कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो जाने के बाद जैसे ही मार्केट पूरी तरीके से वाइड स्प्रेड हो जाएगा, वाइड ओपन हो जाएगा, उसके बाद यू वुड बी एबल टू स्टार्ट और यू कैन से दैट यू वुड बी एबल टू कन्वर्ट दिस क्लाउड किचन मॉडल इनटू अ फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मॉडल, और उसके लिए आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा. ये पूरी तरीके से आपके जिम्मे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड दिया जाएगा, जिसमें 1 रुपए का भी इंटरेस्ट ब्रांड का इसमें नहीं रहेगा. ब्रांड 1 रुपए का भी इसमें आपसे अपग्रेडेशन के लिए कोई चार्जेस या फीस या कोई भी चीज़ जो है आपसे चार्ज नहीं की जाएगी. ये पूरी तरीके से फ्री अपग्रेड रहेगा. मैं दोनों के बारे में आपको इसमें समझाऊंगा. क्लाउड किचन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन आगे जाके क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आगे जाके इस क्लाउड किचन मॉडल को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, तो उसी के लिए मैं रेस्टोरेंट का भी बिजनेस आपको थोड़ा सा जो है इसमें से इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारा प्रपोजल जो है वो क्लियर हो जाए. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, ये 7.5 लाख रुपए का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, दिस इज फॉर योर क्लाउड किचन मॉडल. आपको क्लाउड किचन के लिए ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये इसके लिए आपको लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास होना ज़रूरी है.
100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया क्यों? क्योंकि इतने छोटे से एरिया में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्लाउड किचन में काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वी डू नॉट नीड टू स्टार्ट द कंप्लीट और एंटायर किचन, एंटायर रेस्टोरेंट देयर। वी आर ओनली गोना स्टार्ट अ क्लाउड किचन। हम सिर्फ क्लाउड किचन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और अगर हम सिर्फ क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ किचन एस्टेब्लिश कराना है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ होम डिलीवरीज और हमारे टेक अवेज ऑर्डर सिर्फ रहेंगे। तो उसकी वजह से हमें सिर्फ 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। वो एरिया भी जो हमें चाहिए वो इस तरीके का नहीं चाहिए कि जहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वी आर नॉट seeking for एरिया इन अ मार्केट, you know, in marketplaces or in high street or in certain type of malls or anything. हम इस तरीके के एरियाज नहीं ढूंढ रहे हमें, क्योंकि यहाँ से सिर्फ क्लाउड किचन के थ्रू होम डिलीवरीज करानी है। इसकी वजह से वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग लाइक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। ऐसे रेसिडेंशियल एरियाज हम लोग ढूंढ रहे हैं जिस रेसिडेंशियल एरियाज में से आप लोग ऐसे एरियाज में हो जहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज बहुत ज़्यादा हो। आप रेसिडेंशियल एरियाज आपके 4 से 5 किलोमीटर के एरियाज में हो जहाँ पे आप ज़्यादातर डिलीवरीज करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो डिलीवरीज करानी है, होम डिलीवरीज करानी है, वो रेसिडेंशियल एरियाज में ही करानी है। तो इसकी वजह से हमें रेसिडेंशियल एरियाज में ही प्रॉपर्टी ढूंढनी है। और रेसिडेंशियल एरिया में जब आप लोग प्रॉपर्टी ढूंढते हो तो उस प्रॉपर्टी का रेंट बहुत कम होता है कंपेयर टू द प्रॉपर्टी विच यू आर गोइंग टू टेक इन द मार्केट प्लेसेस और इन हाई स्ट्रीट। जहाँ पे आपको मार्केट प्लेसेस पे 40 से 50 हज़ार रुपए का रेंट देना पड़ता है, वही जब आप रेसिडेंशियल एरियाज में किसी प्रॉपर्टी ढूंढते हो, कोई गली में, कोई नुक्कड़ में हमें प्रॉपर्टी ढूंढनी है जहाँ से आप बहुत इजीली होम डिलीवरीज करा सको, बहुत इजीली आपके जोमेटोज और सब लोग आपके यहाँ से होम डिलीवरीज करा पाए, लेकिन आपको रेंट भी ज़्यादा ना देना पड़े। 40 से 50 हज़ार का रेंट जो आप देते हो हाई स्ट्रीट में या फिर कोई मार्केट एरियाज में या किसी मॉल में, वो सेम रेंट आपको यहाँ पे लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में वैसा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। यही नहीं, हमारे बहुत से क्लाइंट जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीनों में शुरुआत की है, दिस गाइज हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ देयर होम इटसेल्फ, फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ देयर बैकयार्ड और यू मे से द कॉर्टयार्ड और टेरेस। ऐसे जहाँ पे जिनके खुद के घर हैं, जिन्होंने, बहुत लोगों ने अपने टेरेस से, अपने यार्ड से, बैकयार्ड से, घर के आंगन से शुरुआत की है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी रेसिडेंशियल, अच्छे रेसिडेंशियल एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे आपको होम डिलीवरीज का अच्छा खासा मार्केट है, ऐसे वक्त आपको बाहर प्रॉपर्टी लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधा सीधा आपके घर से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके कॉर्टयार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके टेरेस से स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आई मीन इज कि 100 to 150 स्क्वायर फीट इज इनफ, and you don't need to go to any sort of marketplaces where rent are too high. We only need a places where आपका रेंट जो होगा approximately 8 से 10 हज़ार के बीच में होगा, और आपका 100 से 150 स्क्वायर फीट इज इनफ टू स्टार्ट विद द क्लाउड किचन मॉडल। 7.5 लाख रुपए का जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसी क्लाउड किचन के मॉडल के लिए है, जिसमें आपका पूरा किचन इक्विपमेंट से लेके आपका क्रॉकरी, आपका अप्लायंसेस, आपका पीओएस यानी कि आपका पॉइंट ऑफ सेल, जो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिसमें आ गया, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। आपका जो सर्विंग क्रॉकरी होगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो यूटेंसिल्स आपको रहेंगे, यूटिलिटी क्रॉकरीज होगा, ये सारी चीजें, इवन द ड्राई स्टोर से मेरा मतलब है कि जो आपको पैकेज डिलीवरी कराने के लिए जो आपको पैकेजिंग मटेरियल लगता है, ये सारा कुछ इसमें जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसकी वजह से आपको इस इन्वेस्टमेंट से बाहर, प्रॉपर्टी छोड़ के इस इन्वेस्टमेंट के बाहर कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी का आपका जो कुछ भी रेंट डिपॉजिट या फिर आपका जो परचेस होगा, वो छोड़ के आपका सारा चीज जो है 7.5 लाख रुपए में इंक्लूडेड है। आपको इसमें कोई भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा कोई भी या हिडन कोई भी चार्जेस इसके बाद में नहीं है। 7.5 लाख रुपए में आपका पूरा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो सकता है क्लाउड किचन का। आपका पे बैक पीरियड अप्रोक्सीमेटली जाता है लगभग 10 से 12 महीने तक, यानी कि आप 1 साल कंसिडर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 to 150% का आपका जो है वो एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। 5 साल का आपका एग्रीमेंट होगा। जब मैं 5 साल के एग्रीमेंट की बात करता हूँ, तो एग्रीमेंट आपका जो है वो 5 साल का जरूर है, लेकिन ये एग्रीमेंट हर 5 साल के बाद जो है वो आपका रिन्यू होता है। रिन्यूअल से आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। यही होता है कि जब आप रिन्यूअल पे कोई चार्जेस देते नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपका ये एग्रीमेंट जो है वो लाइफ टाइम है। हम इसको रिन्यू करने के लिए कोई भी आपसे कभी भी चार्जेस नहीं लेंगे। हर 5 साल ये एग्रीमेंट रिन्यूअल होता जाएगा, और ये रिन्यूअल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ये यू कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो 7.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका लाइफ टाइम है। आपका ये वन टाइम और लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको वापस से कोई भी पैसा इसमें जो है वो इन्वेस्ट नहीं कराना है। तो इस तरीके से जो है हम इसका आपका जो है वो बिजनेस प्रपोजल एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे इस तरीके से होगा।
जो लोग इन्वेस्टमेंट का बाइफर्केशन चाहते हैं, जिनको डिटेल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या किस चीज़ के लिए कितना कितना डिटेल पैसा लगना है, आपको जो डिटेल्स चाहिए, आप आपका नंबर जो है वो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। हम लोग आपको व्हाट्सएप पे डिटेल, आपके मेल पे या व्हाट्सएप पे आपको डिटेल बिजनेस प्रपोजल शेयर करेंगे, जिस बिजनेस प्रपोजल के तहत आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कितना पैसा कौन से इक्विपमेंट के लिए चाहिए, कौन से अप्लायंसेस के लिए चाहिए, बाइफर्केशन इन्वेस्टमेंट का आरओआई किस तरीके से वर्कआउट होता है, उसके भी डिटेल्स जो है हम आपको शेयर कर देंगे। वैसे मैं आरओआई आपको यहाँ पे भी समझाने ही वाला हूँ, लेकिन फिर भी। तो नेक्स्ट पार्ट हम जो आते हैं, किसी भी बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, मेरे ख्याल से जितनी भी मेरी बिजनेस की समझ है, पिछले 5 से 6 साल में मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और इस इंडस्ट्री में जितना भी मैंने काम किया है, 150 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हम यहाँ पे आज चला रहे हैं। मेरी इतनी ही समझ बनी है कि ये पूरे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की ही मैं बात नहीं करूंगा, जितने भी चाहे बिजनेसेस है, जहाँ पे आप रिटेलर्स है, जहाँ पे आप किसी चीज को रिटेल कर रहे हैं, आपका जहाँ पे रेंट इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी का रेंट आपको देना है, प्रॉपर्टी का रेंट आपका इन्वॉल्व है, यही नहीं, आपका उसमें ही प्रॉपर्टी रेंट ही नहीं, साथ में आपका एक तरीके से सैलरी बच्चों का जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। आपके 2-3 बच्चे 30 से 40 हज़ार रुपये जहाँ पे आपके सैलरीज के जाते हैं, ऐसे वक्त आपका प्रॉफिट मार्जिन ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है, जो आपका नेट प्रॉफिट डिसाइड करता है। प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली ग्रॉस होती है, ग्रॉस मार्जिन होती है। सो ग्रॉस मार्जिन ही ऐसी चीज है, या फिर आपका प्रॉफिट में आने वाला परसेंटेज ही ऐसा मार्जिन है जो आपका नेट प्रॉफिट आखिर में तय करेगा। यही चीज वैसी वो है जो आपका तय करेगा कि आप आखिर में कितना पैसा कमाने वाले हो, या लॉसेस में जाने वाले हो, या प्रॉफिट में जाने वाले हो। मार्केट में आप कहीं कोई भी ब्रांड उठा के देख ले, आप बहुत बारे में जाना होगा, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में हो, रेस्टोरेंट में हो, या फिर किसी और इंडस्ट्री में हो, कोई भी हो, जो आपका फैशन इंडस्ट्री है, या फिर आपका फर्नीचर्स है, या फिर और कोई भी इंडस्ट्री है, साइंस है, रोबोटिक्स है, एनीथिंग। ऐसे जगह पे जहाँ पे आज मार्केट में कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लो, कोई भी ऐसा फ्रेंचाइजर नहीं है जो अपने फ्रेंचाइजी को, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो अपने फ्रेंचाइजी को 75% मार्जिन देता हो। ये हर ब्रांड आपका 30 to 35% के बीच में ही आपके जो मार्जिन है वो हर ब्रांड के केस में है। कोई भी आपको 20-25% से ज्यादा मार्जिन नहीं देता। बहुत लोग तो इसमें ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे कि आपका जिनका मार्जिन आपका होगा लगभग 18 से 20% तक, 18 से 22% तक आपका मार्जिन होगा। अगर आप आइसक्रीम्स में या डेजर्ट्स में हैं तो आपका 18% का मार्जिन होगा। अगर आप कोन्स दे रहे हैं, या अगर आप किसी तरीके के पैकेज आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 22 से 25% का मार्जिन होगा। अगर आप कोई फूड आइटम्स डिलीवर कर रहे हैं किसी फूड इंडस्ट्री में, तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30% का आपका मार्जिन होगा। इससे ज्यादा मार्जिन आपको कोई फ्रेंचाइजर जो है आज ऑफर नहीं करता। Frost and Feather or the Lostwood Restaurants Private Limited is the only company which is offering you margins minimum 75%। आपको हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 75% का जो है वो मार्जिन रहेगा। इससे कम मार्जिन आपको किसी भी चीज के ऊपर नहीं रहेगा। 75% का आपका मिनिमम मार्जिन है, इससे ज्यादा ही होगा। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जिसके ऊपर आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा है। जब मैं 75% मार्जिन की बात करता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो फूड कॉस्ट है वो होता है आपका 25%। यानी कि आप 25% आपका ये फूड कॉस्ट या आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, 75% जो है वो आपका मार्जिन हो गया। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मार्जिन बताने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप बहुत लोगों से बात करेंगे, कोई आपको बोलेगा कि सर हम आपको 70 to 120% का मार्जिन देंगे, आपको 80 to 100% का मार्जिन देंगे। तो अभी 100% का मार्जिन कैसे दिया जा सकता है? शायद ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई 100% का मार्जिन दे, क्योंकि 100 रुपए की चीज है तो वो जीरो में तो देगा नहीं। तो फिर किस तरीके से उनका कैलकुलेशन होता है? बहुत लोग मार्जिन को मैनिपुलेट करते हैं, और उस मैनिपुलेशन से बचना बहुत जरूरी है। बीइंग अ फ्रेंचाइजर और बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर 6 years 7 years, आप इस इंडस्ट्री में अभी आ रहे हैं, और बहुत लोग इस इंडस्ट्री में ही नहीं, पूरे बिजनेस फ्रेटर्निटी में ही नए हैं। और उन लोगों को मेरा ये बताने का काम है कि आपको हम सिर्फ यही ना बताए कि किस तरीके से लोग मैनिपुलेट करें, लेकिन मैं आपको इस चीज़ में एजुकेट भी करूं, तो जाके आप आपका डिसीजन ठीक तरीके से ले सके, या फिर आप चाहे बिजनेस करें या ना करें, लेकिन आप समझ सके कि बिजनेस के मायने किस तरीके से आज बदल गए हैं। अगर समझ लीजिए 100 रुपए की अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, लेट्स सी कोई भी प्रोडक्ट हो, इसमें से अगर आप 100 रुपए की ये चीज़ बेच रहे हैं,
हम जब आपको 75% का मार्जिन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 100 रुपए की चीज मैं आपको 25 रुपए में दूंगा, आप इसको 100 रुपीज में बेचेंगे, यानी कि 75 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। उसी सेम तरीके से अगर आप कोई चीज 50 रुपए में बेचते हैं तो वो 50 रुपए की चीज आपको 12.5 रुपए में बन जाएगी, आप इसको 50 में बेचेंगे, लगभग 38 रुपीज इज योर प्रॉफिट, विच इज मोर देन 75% ऑफ योर टोटल 75% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस। यानी कि आप 100 रुपए में चीज बेच रहे हैं, 25 में आपको मिल रही है, 50 में बेच रहे हैं तो 12 रुपए में मिल रही है, अगर आप 80 रुपए में कोई चीज बेच रहे हैं तो आपको 20 रुपए में मिल रही है, यानी कि 60 रुपीज आपका जो है वो आपका प्रॉफिट हो रहा है। बराबर है। ये तरीका है 75% मार्जिन कैलकुलेट करने का, या ये यही तरीका है जिससे हम ये बता सकते हैं कि आपका मार्जिन कितना परसेंट है। ठीक है। बहुत लोग अभी क्या बताएंगे कि मैं आपको 70 to 100% का मार्जिन दे रहा हूँ। 100% कैसे मार्जिन दे सकते हैं? आपको बोलेंगे कि मैं आपको एक चीज है ये 50 रुपए में दे रहा हूँ और आप इसको बेचिए 100 रुपए में। 50 की चीज आपने 100 रुपए में बेची, 50 के ऊपर आपने 50 रुपए कमा लिया, हो गया 100%। दिस इज नॉट राइट। उसका मतलब क्या है? अगर इसको हम रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, जो हमने जिस तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं, तो उसमें क्या हो गया कि इस केस में आपका फूड कॉस्ट 50% हो गया। 100 रुपए की चीज आप बेच रहे हैं, 50 रुपए में आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फूड कॉस्ट है 50% हो गया। तो 50% अगर आपका फूड कॉस्ट है तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? यही नहीं, आपको 70% कैसे कैलकुलेट करवाएंगे? आपको एक चीज देंगे 50 रुपए में, बोलेंगे कि ये 50 रुपए में हम आपको देंगे, आप इसको बेचिए 80 रुपए में, या फिर आप इसको बेचिए 85 रुपीज में। 85 रुपीज में अगर आप बेच रहे हैं तो 50 रुपए की चीज जब आप 85 रुपीज में बेच रहे हैं तो आपको 35 रुपीज मिल रहा है। 5 रुपीज 50 रुपए का 5 रुपए हो गया 10%, 35 रुपीज हो गया 70%, है ना। 5 7 35। तो अगर आप 5 रुपए को 10% कंसिडर करते हैं 50 रुपए का, तो 35 रुपए का जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो हो गया 70%। यानी कि उल्टा आपको इसमें कैसा है कि 85 रुपीज की चीज आप बेच रहे हैं, वो आपको मिल रही है 50 रुपए में, तो आपका फूड कॉस्ट 60% से भी ज्यादा हो गया। ये चीज, ये बारकाई समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आने की सोच रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके ओवरहेड्स क्या है, मेरा रेंट क्या है, मेरा प्रॉपर्टी का रेंट कितना जाना है, मेरा सैलरी कितना जाना है, और इस सारे खर्चे जाने के बाद मुझे बचना कितना है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपका मार्जिन अच्छा खासा है। तो मार्जिन बताने के चक्करों में मैनिपुलेट ना हो, आप ठीक से पूछे। अगर आपको किसी को भी सवाल पूछना है तो व्हाट वुड बी द राइट क्वेश्चन? राइट क्वेश्चन ये होगा कि आपका फूड कॉस्ट क्या है। मार्जिन आप आपका निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये पूछे कि आपका फूड कॉस्ट क्या है, या अगर आप कोई और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये पूछे कि आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है। आपको एक चीज सीधी सीधी भाषा में अगर 100 रुपए में बेचनी है तो आप ये सवाल पूछे किसी से कि भाई ये मेरे को कितने में आएगी, अगर मैं इसको 100 में बेच रहा हूँ तो ये मेरे को कितने में आएगी, ये आप मेरे को बताओ। ये चीज जब आप सही पूछोगे तभी आपको सही आंसर्स मिलेंगे। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है जब आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आए कि आपका मार्जिन एक तो किस तरीके से बताई जा रही है, और दूसरा इसमें मैनिपुलेट ना हो कि आप इसमें सही फूड कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर सकें। तो हमारे ये आप मेनू हमारे सामने देख सकते हैं आपके, और इस मेनू में जैसे मैंने पहले बताया कि 75% ये आपका मिनिमम मार्जिन है। बहुत से प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी है जिसमें आपका मार्जिन 90% से भी ज़्यादा है, जैसे कि ये हॉट कॉफ़ी का सेक्टर हो गया। ये पूरे सेक्शन में आपका मार्जिन 90% से भी ज़्यादा है। इसमें से कोई भी कॉफ़ी उठा लीजिए, उसका कीमत 5 रुपये से भी कम है। यानी कि जैसे अगर एक कैपेचिनो ये कैपेचिनो अगर 50 रुपये में आप बेच रहे हैं तो ये 50 रुपये का कैपेचिनो आपको 5 रुपये में बन जाता है। आप इसको 50 में बेचते हो, आपको 45 रुपीज़ मिल जाता है एज योर प्रॉफिट, यानी कि विच इज़ 90% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। बराबर। सेम चीज अगर आप यहाँ पे हॉट चॉकलेट देखते हैं, ये फ्रोस्ट शॉट देखते हैं, 60 रुपए का ये फ्रोस्ट शॉट आपको 5 रुपए में मिलता है, आप इसको 60 रुपए में बेचते हो तो आपका लगभग प्रॉफिट हो जाता है 55 रुपीज, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट हो गया 55 रुपीज, 90% से भी ज्यादा। ऐसे बहुत से और प्रोडक्ट है जिसमें आपका मार्जिन 90% या से भी ज्यादा है, कुछ प्रोडक्ट में 80% है, लेकिन मिनिमम आपका मार्जिन 75% है। ऐसा इस पूरे मेनू में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसपे आपका मार्जिन जो है वो 75% से कम हो, किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। ये पूरा पिज्जा देखिए आप, अगर आपको 100 रुपए का पिज्जा बेच रहे हैं तो आपको 25 रुपए में आपको बन जाएगा। अगर 200 रुपए का आप कोई पिज्जा बेच रहे हैं तो वो आपको 50 रुपए में बन जाएगा। इस तरीके से आपका मार्जिन जो है वो वर्कआउट होगा। इस मार्जिन को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मार्जिन को हम किस तरीके से अपने रेवेन्यू में या फिर अपने आरओआई में जो है वो इसको फंक्शनल कर सकते हैं। लेट्स सी, ये आप यहाँ पे एक जो स्लाइड अभी आप आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम क्लाउड किचन के लिए इसको कंपेयर कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी भी और प्रोडक्ट्स के लिए, किसी भी और ब्रांड के साथ है। आप कोई भी XYZ ब्रांड पकड़ ले,
मैंने जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि आज मेजॉरिटी मार्केट में जो ब्रांड्स है वो आपको 20 से 30% के अंदर आपको मार्जिन दे रहे हैं टेक्निकली, जहाँ पे आपका फूड कॉस्ट बन रहा है लगभग 70% का, और कुछ केसेस में इवन 80% का। अगर आप आइसक्रीम्स बेच रहे हैं तो 18% का मार्जिन आपको दिया जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर आप किसी चीज़ में रेस्टोरेंट में हैं और आप कहीं पे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में भी आपका जो फूड कॉस्ट है वो लगभग आपको फ्रेंचाइजर की तरफ से दिया जाता है ऑलमोस्ट 70%, 65 to 70%, यानी कि आपका मार्जिन आता है लगभग 30 से 35% के बीच। वैसे तो 30-35% भी मार्जिन कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंसिडर भी करते हैं कि लेट्स से कि आपको 30 नहीं 35 नहीं चलो 40% का कोई मार्जिन दे रहा है, तो उस केस में किस तरीके से आप उस सिनारियो को फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ कंपेयर कर पाएंगे, इसको हम यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं। आपको टेबल में 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। इस 4 कॉलम्स में पहला कॉलम है जिसमें ब्रांड और फैक्ट्स के बारे में बताया गया हुआ है, और दूसरा कॉलम है कोई और ब्रांड जिसमें आपको हमने कंसिडर किया है कि 30 नहीं 35 नहीं, मोटा मोटी चलो पकड़ लो कि 40% का मार्जिन मिल रहा है, 40% का मार्जिन। और तीसरा कॉलम जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मार्जिन मिल रहा है फ्रॉस्ट एंड फेदर के ऊपर 75% का। चौथा जो कॉलम है उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए सिर्फ पहले 3 कॉलम पे ध्यान देंगे, उसके बाद चौथे कॉलम पे भी मैं 5 मिनट में आऊंगा। अगर 75% का मार्जिन आपको दिया जा रहा है फ्रॉस्ट एंड फेदर में और 40% का मार्जिन आपको दूसरे ब्रांड में दिया रहा है, तो ये किस तरीके से वर्कआउट होगा? मंथली सेल हमने कंसीडर किया है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का सेल होगा फ्रॉस्ट एंड फेदर में भी और दूसरे ब्रांड में। जब आप दूसरे ब्रांड के साथ 2 लाख रुपए का सेल करेंगे तो आपका मार्जिन है 40%, यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू होगा 2 लाख, उसमें 40% का आपका मार्जिन है, यानी कि आपका फूड कॉस्ट हो गया 60%। अगर 60% का आपका फूड कॉस्ट है तो 2 लाख के टोटल बिजनेस के ऊपर आप 1,20,000 से 1,25,000 का खाली फूड कॉस्ट बियर कर रहे हैं, बराबर। 1,20,000 से 1,25,000 का आपका फूड कॉस्ट है, यानी कि आपके पास कितना बचा? सिर्फ 80,000 रुपए। 2 लाख में आपके टोटल बिजनेस किया, जिसमें से सिर्फ 80,000 आपके रेवेन्यू में आया, और आपको रेवेन्यू 2 लाख का है लेकिन 80,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट बना। 1,20,000 तो फ्रेंचाइजर लेके चला गया ऑलरेडी। फ्रेंचाइजर ने आपका 1,20,000 रुपए जो फूड कॉस्ट का है वो लेके चला गया, आपके पास तो सिर्फ 80,000 बचा है। उसके बाद आपका आता है फूड वेस्टेज। जब भी आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रेस्टोरेंट में फूड वेस्टेज इज काइंड ऑफ मैंडेटरी, और इस नॉर्मली 5 से 10% का वेस्टेज जो है हर किसी ने कंसिडर करना चाहिए। तो वो अगर आप कंसिडर यहाँ पे करते हैं तो 20,000 आपका वेस्टेज निकल गया। उसके बाद आपका रेंट, जैसे मैंने शुरू में समझाया कि बिकॉज इट्स अ क्लाउड किचन, हमने बहुत ही हाई स्ट्रीट और मार्केट एरियाज में प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। वी आर एक्चुअली सिकिंग प्रॉपर्टी इन रेसिडेंशियल एरियाज और ऐसे एरियाज में जहाँ पे आपका रेंट बहुत ही अच्छी तरीके का है, या फिर जहाँ जिस ऐसे एरियाज में जहाँ पे आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत से हैं और लोग वहीं से नॉर्मली डिलीवरीज मंगाते हैं, वही एरियाज में मंगाते हैं। तो ऐसे एरियाज में भी अगर आपका 5 किलोमीटर के ऐसे रेडियस में आपकी प्रॉपर्टी है तो आप बहुत इजीली अच्छी तरीके से डिलीवरीज कर सकते हैं। और उस केस में आपका जो प्रॉपर्टी होगा वो कोई गली नुक्कड़ में हुआ प्रॉपर्टी भी चलेगा, जहाँ पे आप 8 से 10,000 में आपको बहुत ही आराम से जो है प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो आपका प्रॉपर्टी हो गया 10,000 रुपये, आपका रेंट हमने कंसिडर कर लिया। देन आपका आता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज 10,000। मैंने अभी 10,000 इसको कैसे कंसिडर किया है कि नॉर्मली अगर मैं सिर्फ फ्रॉस्ट एंड फेदर की बात करूं तो हमारे केस में ऐसा होता है कि मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो है आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में हम लोग बेचते हैं, जिसमें स्पेशली डेजर्ट्स हो गया, या फिर आपके बर्गर्स की पैटीज हो गई, या फिर आपका सैंडविच के पैटीज और फिलिंग्स हो गए, सारे प्रकार के सॉसेस हो गए, ये सब हम आपको बना के भेजते हैं। डेजर्ट्स का तो ऐसा है कि आपको 2 मिनट में आप किसी को भी सर्व कर सकते हो, बस निकालना है आपको, मिक्स कराना है और सर्व कराना है। जब फास्ट फूड की बात आती है तो फास्ट फूड में मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं उसमें आपको निकाल के उनको असेंबल करना है। बहुत से प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन जो है वो हम सुबह ही कर लेते हैं। सुबह सुबह हम सारी प्रिपरेशन एक बार कर लिए तो उसके बाद दिन भर में हम उसको सिर्फ 5 या 7 मिनट में रेडी करके बेक करके हम डिलीवर कर सकते हैं, दैट टू फ्रेश। हम कोई भी प्रकार के बेसिस या फिर ब्रेड्स या बंस बाहर से मंगाते नहीं हैं या फिर रेडीमेड नहीं लाते, ये पूरे हम फ्रेश बेक करते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा है तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाएगा। एक बंदा बहुत इजीली मैनेज कर लेता है क्योंकि एक सिस्टम लगी पड़ी है, एक सिस्टम वहां पे है जिस सिस्टम के तहत आपको काम करना है। सुबह आके वो बंदा पूरा डो बना लेगा, जिस तरीके के उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो फॉलो कर लेगा। तो उसके बाद जब ऑर्डर आनी है तो सिर्फ 5 मिनट में उस ऑर्डर को निकाल सकता है।
इस एफिशिएंसी से हम उसका ट्रेनिंग करेंगे, इस एफिशिएंसी से हमारा सिस्टम है। और यही नहीं, इसी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको प्रोडक्ट्स रेडी करा के भेजे हुए हैं, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स। तो आपको एक बंदा जो आपका है वो बहुत ही आराम से आपसे 1.5 से 2 लाख रुपए का जो बिजनेस है वो बहुत आराम से निकाल सकता है। अभी 1.5 से 2 लाख रुपए का बिजनेस निकालना यानी कि क्या है कि आपको 15 से 20 या फिर आप कहें 20-22 ऑर्डर्स रोज का चाहिए। एक दिन में 20 से 22 ऑर्डर्स एक बंदे को निकालना बहुत ही आसान काम है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की बात नहीं है। एक्चुअली एक बंदा लगभग 30 ऑर्डर्स बहुत इजीली निकाल सकता है, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे कि 20-22 ऑर्डर्स एक बंदा बहुत आराम से निकालेगा। तो जब तक कि आपका बिजनेस 1.5 से 2 लाख के बीच में है, एक स्टाफ आपका बहुत ही सफिशिएंट है। उसके बाद जब आपका बिजनेस 2 लाख से ऊपर चला जाएगा, उसके बाद वी कैन कंसिडर टू हैव सेकंड पर्सन इन। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक बंदा हमने कंसिडर किया है। वही सेम सिचुएशन मैं अदर ब्रांड के लिए भी अभी के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत केसेस में होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंसिडर करते हैं कि भाई दूसरे ब्रांड में भी आपका एक बंदे से काम चल जाएगा। तो उसका सैलरी हमने वहां पे भी कंसिडर किया है 10,000। ये 5,000 आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और कोई अदर कॉस्ट है, बहुत से कॉस्ट हो सकते हैं, इंटरनेट का है और कुछ है, बाकी चीजों की कॉस्टिंग हो सकती है। 2 लाख रुपए का टोटल बिजनेस करने के बाद भी आपको नेट प्रॉफिट आपका मिला है 25,000 रुपए, सिर्फ सिर्फ 25,000 रुपए। 2 लाख का आपने टोटल रेवेन्यू किया है, टोटल रेवेन्यू आपका 2 लाख रुपए है, जिसमें से 25,000 रुपए आपका सिर्फ नेट प्रॉफिट बचा है, विच इज ऑलमोस्ट 10 to 12% ऑफ योर टोटल बिजनेस। आपके टोटल रेवेन्यू से सिर्फ 10 से 12%। और सेम चीज अभी आप फ्रॉस्ट एंड फेदर को दीजिए, सेम सिनारियो फ्रॉस्ट एंड फेदर में कंसिडर कीजिए। 2 लाख का टोटल रेवेन्यू, लेकिन आपका फूड कॉस्ट है सिर्फ 25%, यानी आपका मार्जिन है 75% का। 25% का फूड कॉस्ट 2 लाख के बिजनेस पे, यानी आपको लगाया फूड सिर्फ 50,000 रुपए का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब आप फ्रॉस्ट एंड फिदर के साथ काम करते हो तो वी आर एक्चुअली गारंटीइंग यू 0% वेस्टेज। ये हमारा एक सिस्टम है, वो हमारा एक तरीका है, हमारे प्रोडक्ट्स है, जिसके तहत आपकी एक भी चीज वेस्ट नहीं होगी। ये फ्रॉस्ट एंड फिदर की आपको गारंटी है, और ये आपके एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ रहेगा। तो 0% वेस्टेज इज फ्रॉस्ट एंड फिदर्स गारंटी। एक भी रुपया आपका वेस्ट नहीं होगा। तो जब आप हमारे साथ काम करेंगे, जो वेस्टेज आपको बाकी केसेस में बियर करना है, वो फ्रॉस्ट एंड फेदर के केस में आपको बिल्कुल बियर नहीं करना। तो आपका वेस्टेज हो गया 0। उसके बाद रेंट 10,000 सेम कंसिडर हमने किया है, लेबर कॉस्ट सेम, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेम, और बाकी की कॉस्ट भी सेम। सारे प्रोडक्ट के सारे ओवरहेड्स सेम कैलकुलेट करने के बावजूद भी जब आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करने के वक्त आपका नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, तो वो आपको दिख रहा है 1,20,000 रुपीज, विच इज 60% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। आपके टोटल रेवेन्यू के 60%, जो सेम केस आपका अदर ब्रांड्स के केस में आपका सिर्फ 10 से 12% का था, वो फ्रॉस्ट एंड फेदर में आपको 60% मिल रहा है। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो 1,20,000 ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये आपको मिलना है, ये बाहर कहीं पे भी नहीं जाना, ये सिर्फ आपके लिए है। और वही आपको दूसरे ब्रांड के केस में उतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी सिर्फ 20 से 25,000 रुपए मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये बिजनेस आप फ्रेंचाइजर की जेबें भरने के लिए नहीं कर रहे। आप ये बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको खुद को 2 पैसा कमाना है। मैं यहाँ पे आज बैठा हुआ हूँ, ये वेबिनार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 पैसा कमाना है। आप वहाँ पे बैठ के ये वेबिनार सुन रहे हैं, आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं क्योंकि आपको 2 पैसा कमाना है। आपको महीने के आखिर में आपके जेब में कुछ चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पे आप ये बिजनेस कर रहे हो। आपको ये समझना सबसे बड़ी बात है। अपना बिजनेस का बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा बिजनेस है, 20% मेरे को मार्जिन मिल रहा है, ये भी मेरे लिए बहुत है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन आज बिजनेस के मायने पहले जैसे नहीं रहे, ये बहुत हद तक बदल चुके हैं। पहले यूँ होता था कि आपको प्रॉपर्टी 2-3 हज़ार में मिल जाती थी, 2-3 हज़ार में बंदा काम करने को मिल जाता था। आज वैसा नहीं होता। जब हम इस केस को, सेम केस को हम जब रेस्टोरेंट मॉडल में स्टडी करेंगे तो आपको आपके ओवरहेड्स और भी जो है वो बढ़ जाएंगे। तो उस समय आप इसको कैसा करेंगे? तो इसकी वजह से आपको ये फैक्टर देखना बहुत जरूरी है कि मेरा मार्जिन कितना है, क्योंकि ये मार्जिन ही ऐसा फैक्टर है जो एंड में आपका जो है वो प्रॉफिट डिसाइड करेगा। तो ये आपका हो गया मार्जिन्स। तो इस तरीके से आपका मार्जिन वर्कआउट होगा। 75% का आपका ग्रॉस मार्जिन है, और उसके बाद 60% आप नेट अर्न कर सकते हैं। अभी ये चौथे कॉलम के बारे में बात करते हैं। अगर हम पहले कॉलम में देखें तो जहाँ पे आपको 25,000 रुपए का जो है 2 लाख के टोटल रेवेन्यू पे प्रॉफिट आ रहा है,
उस 25,000 रुपए में अगर एक आध महीने में उस 2 लाख की जगह पे बिजनेस 1.5 लाख का हो गया या थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, तो फिर तो आपको आपकी जेब में डालना पड़ रहा है। 1.5 लाख का आपने बिजनेस किया है टोटली, 2 लाख का बिजनेस किया है, उसमें आप 25,000 प्रॉफिट कमा रहे हो, और अगर 50,000 से एक आध महीने में बिजनेस कम हो गया तो फिर आपकी जेब में से पैसे डालने, क्योंकि आपका लैंडलॉर्ड तो बोलेगा नहीं कि इस महीने मेरे को रेंट मत दो, आपका बिजनेस नहीं हुआ है। आपकी सैलरीज तो बंदे को देना ही पड़ेगा, वो तो बोलेगा नहीं कि भाई आपका बिजनेस नहीं हुआ है तो ये महीने मेरा सैलरी मत दो, ऐसा तो होगा नहीं। आपको उनका उनका जो ओवरहेड्स है, वो जो आपके कॉस्टिंग्स है, ये तो आपको बियर करानी, आपका ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये तो आपको लगना ही लगना है। तो फिर उस समय तो आपको आपके जेब में से खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन सेम केस जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ देखते हो, तो इन एनी केस अगर आपका बिजनेस कम भी हो जाता है, 2 लाख की जगह पे एक आध बार अगर आपका बिजनेस 1.5 लाख का भी होता है, तो उसके बावजूद आप 80,000 रुपए से ज्यादा एज ए नेट प्रॉफिट बना रहे हो। 82,000 रुपीज इज योर नेट प्रॉफिट। अगर आप ठीक से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, देखिए आपके सामने टेबल है, जो मैं चौथा कॉलम की बात कर रहा हूँ। 82,000 रुपीज इज योर नेट प्रॉफिट इवन व्हेन यू हैव द टोटल रेवेन्यू ऑफ ओनली 1,50,000, बराबर है। अगर इसको 1.5 लाख की जगह में 1 लाख पे भी लेके आ जाओ, अगर मैं बोलूँ चलो 1.5 लाख का भी नहीं, 1 लाख का ही बिजनेस हो रहा है, इवन इन दैट केस योर प्रॉफिट वुड बी अराउंड 50,000 रुपीज। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप मिनिमम से मिनिमम बिजनेस करने के बाद भी आप लॉसेस में नहीं हो। 1 लाख रुपए का बिजनेस, आप पीनट्स, दीज आर नथिंग। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का बिजनेस कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही कम है। और when you are doing this business of 1 lakh or 1,50,000, even in that case you are earning a lot. 1.5 लाख के बिजनेस में आप 82,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट बना रहे हो। 1 लाख के बिजनेस पे यू आर मेकिंग अराउंड 50,000 रुपीज एज योर नेट प्रॉफिट, जो सिर्फ आपका है। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप समझ गए तो आपको बिजनेस की सारी से सिर्फ रेस्टोरेंट मॉडल में ही नहीं, आप सारे किसी भी बिजनेस में चले जाए, आप ये कैलकुलेट करना अपने आप शुरू कर दोगे जब भी आप कोई नया बिजनेस प्रपोजल सुनो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई देखिए मैं आपको 30% का मार्जिन देता हूँ, आपका 10 लाख रुपए का बिजनेस होगा, 30% का आपका मार्जिन है, 3 लाख को आपको मिल जाएंगे, उस 3 लाख में से फिर आप 1 आध लाख रुपए आपका खर्चा जो है मैनेज कर देना, और आपको 2 लाख रुपए जो है नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सारी बकवास बातें हैं। 10 लाख रुपए का बिजनेस नहीं होता है सर, कहीं पे भी नहीं होता। आप किसी को भी उठा लो, कोई भी जगह पे चले जाओ, आज 10 लाख रुपए का बिजनेस इज काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक। आपको कोई अगर बोलेगा, प्रोजेक्शन देगा कि 10 लाख रुपए का बिजनेस होगा, 12 लाख रुपए का बिजनेस होगा, तो ये बहुत गलत बात है। इतना बिजनेस नहीं होता। आपका एवरेज बिजनेस जो जाएगा, जब आप फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मॉडल में काम करोगे, तो लगभग आपका एवरेज बिजनेस जाएगा 4 से 4.5 लाख रुपए तक। आपका 3.5 से 4.5 भी आप कंसिडर कर सकते हो, 4.5। और अगर आप कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो बहुत ही आइडियल है, जो ऐसे शहर में है, नॉर्मली ऐसे शहरों में बिजनेस ज्यादा होता है जहाँ पे आपके सिटी का साइज थोड़ा सा छोटा हो, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम हो, लोगों का स्पेंड करने का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा सा कम हो, लोग चाहते हैं कि अपने पॉकेट फ्रेंडली चीजें होनी चाहिए। ये जहाँ पे लोग सोचते हैं, या मैं टियर 3 टियर 2 सिटीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों को ये ब्रांडेड ऑप्शंस कम मिल जाते हैं, KFC, डोमिनोज, मैकडी जैसे, जहाँ पे और शायद डोमिनोज मिलता भी है तो वो अफोर्डेबल नहीं होता। तो ऐसे जो सिटीज हैं, ऐसे सिटीज में अगर आप इसको देखो, तो फिर उस केस में आपका बिजनेस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते, और एक ब्रांड लोगों को मिल जाता है जो ऑथेंटिक टेस्ट आपको देते हैं। उस समय आपका बिजनेस 6 लाख तक भी जाता है, 5.5, 6, 6.5 लाख तक भी जाता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। ऐसे सिटीज में हमारे भी कुछ आउटलेट्स है, मैं कहूंगा लगभग 10 to 12% ऐसे आउटलेट्स है जो 5 से 5.5, 6 लाख तक का बिजनेस करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा केस होता है। दैट टू इज अ वेरी नाइस। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर किसी को उतना बिजनेस मिलेगा, ये ओनली 10-12% ही केसेस है जहाँ पे आपको 5 लाख, 6 लाख, 5.5 लाख इतना बिजनेस मिलता है। नॉर्मली आप 4 से 4.5 लाख के बीच में आराम से बिजनेस देख सकते हो कि भाई इतना आपको मिल ही जाता है। नॉर्मली 3 लाख का बिजनेस इज अ मिनिमम बिजनेस। 3 लाख का बिजनेस आने में कोई दिक्कत नहीं रहती, 3 लाख बड़े आराम से बिजनेस हो जाता है, और किसी एक का भी नहीं, हर किसी का होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूंगा सिर्फ मेरा ही होगा। ये 3 लाख रुपए का बिजनेस आपको, आप अगर खुद ही डाल के बैठ जाओगे तो आपको भी 3 लाख रुपए का बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस 3 लाख रुपए के बिजनेस में आप सस्टेन कर सकते हो या नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है। और ये इस जगह पे बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। आपको इस 3 लाख के बिजनेस में सस्टेन कराना है। और ये 3 लाख, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट मॉडल के लिए कर रहा था। या आप जब क्लाउड किचन की बात करते हैं, तो आप नॉर्मली कंसिडर कर सकते हैं कि 2 से 2.5 लाख तक आपको, 2.25 लाख तक आप सिर्फ क्लाउड किचन से जो है वो अर्न कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये आपका क्लाउड किचन का मॉडल हो गया। इसी को हम देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत से लोग हमारे ऐसे भी होंगे जो इस बिजनेस को आगे जाके क्लाउड किचन से रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाहते होंगे।
बहुत लोग हैं, आप में से ऐसे भी होंगे कि जो आज क्लाउड किचन शुरू करेंगे, थोड़ा सा कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो उसके बाद आप लोग इसको रेस्टोरेंट में भी कन्वर्ट करना चाहेंगे। उस समय ये बिजनेस किस तरीके से वर्कआउट होगा, हम इसको भी देखते हैं। जो लिस्सी की रेस्टोरेंट मॉडल की अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आपका किस तरीके का प्रपोजल होगा। 3 लाख रुपए का हमने यहाँ पे बिजनेस कंसिडर किया है, मिनिमम बिजनेस कंसिडर किया है, मैंने 3 लाख से ज्यादा भी कंसिडर नहीं किया। 3 लाख का अगर आप मिनिमम बिजनेस कंसिडर कर रहे हो तो सेम चीज है, आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। 3 लाख रुपए का बिजनेस है, कोई दूसरा ब्रांड आपको 40% का मार्जिन दे रहा है तो 1,80,000 ये आपका सिर्फ हो गया फूड कॉस्ट, 20,000 आपका फूड वेस्टेज, 50,000 आपका रेंट। अभी यहाँ पे रेंट बढ़ जाएगा क्योंकि आप रेस्टोरेंट में जब काम करने जाते हो, किसी रेस्टोरेंट अगर आपको खोलना है तो आपको ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छे लोकेशन पे चाहिए होता है, किसी हाई स्ट्रीट में चाहिए, एक अच्छे जगह पे चाहिए जहाँ आप लोग बड़े आसानी से जो है वो मैनेज कर सकेंगे, या फिर बड़े आसानी से आपको बिजनेस मिल जाएगा। मॉल्स हो गया, हाई स्ट्रीट हो गया, मार्केट्स एरियाज हो गए, ऐसे जगह पे आप जब प्रॉपर्टी ढूंढने जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको 40 से 50,000 के बीच में रेंट देना पड़ेगा। आप समझ लो यहाँ पे 50,000 का रेंट दे रहे हैं। और सैलरी सैलरी भी आपका ज्यादा होगा क्योंकि अनुमान है कि जब आप रेस्टोरेंट चलाते हो तो किचन मैनेजर, सर्विस, ये सारी चीजें उसमें आती है। लगभग 3 लोग आपको लग जाएंगे एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए 300 स्क्वायर फीट का। तो 30,000 रुपये आपका ये लेबर कॉस्ट हो गया क्योंकि 3 बंदे हम वहाँ पे अपॉइंट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट 10,000 और बाकी कॉस्ट 5,000 रुपये। सारा खर्चा जाने के बाद आपने 3 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था। 3 लाख रुपए के टोटल बिजनेस के बाद करने के बावजूद आपके पास नेट प्रॉफिट बच रहा है सिर्फ 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट है। 3 लाख का रेवेन्यू आपने जनरेट किया था, उसके बावजूद आपका प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपए है। यानी कि 1,80,000 क्यों ये हो रहा है? क्योंकि 1,80,000 तो आपका खाली फ्रेंचाइजर आपके फूड कॉस्ट से लेके चला गया, आपका फूड कॉस्ट ही 60% हो गया। सेम चीज फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ आप कंपेयर कीजिए। 3 लाख का टोटल बिजनेस है, फूड कॉस्ट आपका क्योंकि 25% ही है तो 75,000 का ही फूड हो गया। 2.25 लाख आपका रेंट, आपका जो है वो ग्रॉस मार्जिन हो गया। 2.25 लाख, 2,25,000 is what your gross profits are. 75% मार्जिन, 0% वेस्टेज, अगेन गारंटीड। उसके बाद आपका रेंट, आपका लेबर कॉस्ट, सारा खर्चा हमने सिमिलर कंसिडर किया है। और सारा खर्चा जाने के बाद your net profit is around 1,30,000 rupees on the revenue of 3 lakh rupees. आपका 3 लाख का टोटल बिजनेस है, 1,30,000 आपका नेट प्रॉफिट है। जब हम मिनिमम से मिनिमम बिजनेस कंसिडर कर रहे हैं उसके बावजूद आपका जो प्रॉफिट है वो 1,30,000 है, विच इज 45% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। 45% आपके टोटल रेवेन्यू का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। कौन सा बिजनेस देता है टोटल रेवेन्यू के, नेट टोटल रेवेन्यू के 45%? अभी ये हमने कम से कम बिजनेस कंसिडर किया। अगर आप इसको 4 लाख का भी कंसिडर करते हैं तो 4 लाख जब आपका टोटल बिजनेस होगा तो उस समय आपका जो यही आपका नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 2 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, विच वुड बी अराउंड 55 to 60% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। बराबर है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो वर्कआउट होगा। और ये डिफरेंस आपके सामने जो टेबल है उससे देख सकते हैं। पहले केस में 3 लाख रुपए के बिजनेस में 40% आपको मार्जिन है, 5,000 रुपए बच रहा है। उसमें अगर आपका एक आध महीने में बिजनेस कम हो गया तो फिर जेब से बहुत बड़ी अमाउंट जानी है सर। सेम चीज आप देख रहे हैं फ्रॉस्ट एंड फेदर में, जब आप 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए का भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप 80,000 रुपीज एज अ नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में समझने वाली। मैं पिछले बहुत समय से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये फैक्टर्स समझ लें, जो फैक्टर्स आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जिम्मेदार है। जो फैक्टर्स ऐसा है कि वही ऐसी चीजें जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। हाँ, ये बात बहुत ही जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हो, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आपके प्रोडक्ट की टेस्ट अच्छी हो। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि पिछले 1 साल में हम 30 से ज्यादा आउटलेट्स हमारे चल रहे हैं, पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा क्लाउड किचन हम साइन कर चुके हैं। उसके साथ आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी क्वालिटी किस तरीके की होगी। अगर हम 1 साल के भीतर 40 रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्वालिटी हम दे रहे होंगे, तभी जाके इतने रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो उससे आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही चीज होके मतलब नहीं है, सिर्फ क्वालिटी सर्व कर रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप कर क्यों रहे हैं? आपको भी आपका घर चलाना है, मेरे को मेरा घर चलाना है। ये सारे चीज देखने के वक्त हमें ये देखना है कि मुझे प्रॉफिट कौन से फैक्टर से होगा, और ये वो सारे फैक्टर्स है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में। आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर कि मैंने हर चीज समझाई हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हम लेंगे ही आखिरी में, हमारे वेबिनार के आखिरी सेक्शन में। कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूँ कि
जिस एरिया में हम लोग आज काम कर रहे हैं वो सारे एरियाज में हम हमारे यूनिक प्रिपरेशंस के लिए जाने जाते हैं। हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो बड़े ही यूनिक तरीके से हम लोग सर्व कर रहे हैं, या फिर जिसको बनाने की, क्योंकि इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आज बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, बहुत से चीज़ें ऐसी है कि आपको अमूमन हर जगह पे मिल जाती है। आप अगर देखोगे तो आपको बहुत ऐसी जगह होगी जहाँ पे बर्गर सर्व होगा, आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, आपको बड़े बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन फिर हमारे प्रोडक्ट्स में और उनके प्रोडक्ट्स में फ़र्क क्या है? जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी जी। तो बात दरअसल ऐसी है कि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, पिज़्ज़ा तो बहुत जगह पे मिल जाता है, आपको हर कैफ़े में मिल जाएगा। बहुत से तो शहरों में ऐसा भी है कि पिज़्ज़ा के बेस रेडीमेड लेके भी कैफ़ेज़ पिज़्ज़ा सर्व करना शुरू कर देते हैं। बेकरी से आप रेडीमेड बेस लेके आ जाओ और फिर उस बेस को ही ऊपर से बटर और चीज़ और वगैरह सब डाल के पिज़्ज़ा बना के सर्व करो। ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे जो प्रिपरेशंस हम हमारे मेन्यू में सर्व कर रहे हैं, दीज आर वेरी ऑथेंटिक प्रिपरेशंस। हम ये पिज़्ज़ा ही नहीं, मैं हर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक एक प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लेन करूँ तो एक पिज़्ज़ा को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जब हम पिज़्ज़ाज बनाते हैं तो ये दो तरीके से यूनिक है। एक तो हमारी बेकिंग की मेथड, हम लोग पिज़्ज़ा जो बेक कर रहे हैं वो पिज़्ज़ा हमारे वुड फायर्ड ओवन में बेक कर रहे हैं। हम रेगुलर और नॉर्मल ओवंस यूज़ नहीं करते जो आप हर पिज़्ज़ा आउटलेट या जो जो बड़े पिज़्ज़ा आउटलेट्स है छोटे मोटे हर जगह पे एक ही तरह के ओवंस नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। हम लोग वो ओवंस यूज़ नहीं करते। हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो है वुड फायर्ड ओवन। हम हमारे हर आउटलेट्स पे आपको जो ओवंस मिलेंगे वो होंगे वुड फायर्ड ओवन। और वो वुड फायर्ड ओवन कैसे होता है तो आप इस स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि देख सकें, ये जो आप ओवन यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली आवर वुड फायर्ड ओवन। ये वुड फायर्ड ओवन आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एक देसी तरीके से चलता है, ये चूल्हे जैसा होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि हम लोग वुड बर्न करके जो है वो इसमें आग लगाते हैं और एक जैसे ऑथेंटिक टाइप से सबसे पहली बार पिज़्ज़ा बेक हुआ होगा, ऑथेंटिक टाइप से जैसे बेसिक बेकिंग का प्रिपरेशन होता था उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे बेकिंग करते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? ये अवन हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे हर आउटलेट पे ये अवन होगा और ये आपको बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट देता है। क्यों? अभी ये करने का क्या मायने है, इसकी क्या, ये करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बार जब, अभी यहाँ पे भी जो आप फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ओरिजिनल फोटो है जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये वुड फायर्ड ओवन में आग जल रही है। आप देखते हैं यहाँ, देख सकते हैं यहाँ पे एक लकड़ियाँ कुछ है जो ओवन में जल रही है और यहाँ पे पिज़्ज़ा बेक हो रहा है ओवन के अंदर। तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है पिज़्ज़ा बेक करने का। पिज़्ज़ा ही नहीं, बहुत ही बेकिंग का ही ये दरअसल एक बड़ा ही ऑथेंटिक तरीका है। नॉर्मल ओवन जो होता है, नॉर्मल ओवन में टेम्परेचर आपका लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस का होता है। वही आपके वुड फायर्ड ओवन में आपका टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। नॉर्मली आप जब 7 मिनट जिस पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए लगते हैं वो वुड फायर्ड ओवन में एक 1.5 से 2 मिनट के अंदर बेक हो जाता है। और यही नहीं, सबसे पहली बार जब मैं बता रहा था कि सबसे पहली बार जब पिज़्ज़ा बना होगा इटली में 16वीं या 17वीं सदी में, तो उस समय में क्या इलेक्ट्रिक ओवन थे? नहीं। आज जो ओवन हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो चीज़ें थी? नहीं। तो हम जो खा रहे हैं ये पिज़्ज़ा का एक नया रूप है। या फिर यहाँ आज जो हम पिज़्ज़ा टेस्ट कर रहे हैं, जब से इंडिया में पिज़्ज़ा पॉपुलर हुआ है, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आए हैं और ये सब लोग पिज़्ज़ा पॉपुलर कर रहे हैं, बड़े अच्छे पिज़्ज़ा सर्व करते हैं, सबके पिज़्ज़ा अच्छे हैं। तो ये जो लोग सर्व कर रहे हैं, तो क्या यही पिज़्ज़ा था जो सबसे पहली बार इन्वेंट हुआ था? नहीं। इस पिज़्ज़ा के हम नए रूप देख रहे हैं, उसका कमर्शियलाइज्ड लुक देख रहे हैं। हम जो उसका आज रूप देख रहे हैं, उसको कमर्शियलाइज किया गया है, देखा गया है कि किस तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो फिर हमने इलेक्ट्रिक ओवन बनाना शुरू किया, ओवन्स में इसको बेक करने लग गए। टाइम कंज्यूमिंग भी हो या फिर ऑपरेशंस के लिए आसानी हो, इस तरीके के ओवंस हैं। लेकिन ये ओवंस क्या सबसे पहले पहले से ही थे? नहीं। सबसे पहले बार क्या था कि पहले से लोग इटली में पिज़्ज़ा इसी तरीके से बेक करते थे। हर किसी घर में एक वुड फायर्ड ओवन रहता था, एक भट्टी जैसा स्ट्रक्चर रहता था, घर के अंदर रहता था किचन में। और आज भी अगर आप यूरोप में जाए तो बहुत से पुराने घरों में ये स्ट्रक्चर्स आपको आज भी मिलेगा। तो वहाँ पे पिज़्ज़ा इसी टाइप से बेक किया जाता था जिस तरीके से हमने आज
हम यहाँ पे पिज्जा बेक कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ बेकिंग अ पिज्जा। और सिर्फ पिज्जा की बात नहीं है, इस अवन की वजह से, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, इसमें हम कुछ यूनिक तरीके के सैंडविचेस, पिट ब्रेड्स, बहुत ही यूनिक तरीके के कुछ बर्गर्स जो है वो बेक कर सकते हैं। हमारे सैंडविचेस इतने यूनिक है कि शायद आपको हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। बहुत से सैंडविचेस हमारे ऐसे हैं कि जिसको पहले बेक नहीं किया जाता, जिसको हम बेक करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम सैंडविच के ब्रेड्स लेते हैं, 2 ब्रेड्स को के बीच में स्टफिंग करके फिर सैंडविच को ग्रिल करते हैं। ये नॉर्मल तरीका हो गया सैंडविच का। ये सैंडविचेस तो हमारे पास है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो कुछ और भी ऐसे सैंडविचेस हैं, जो सैंडविचेस आपको इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसको बेकिंग वगैरह सब हमारे यहाँ पे ही होता है। स्टफिंग पहले किया जाता है, बेकिंग बाद में किया जाता है। तो ये बनते वक्त ही इतना ऑथेंटिक बनता है, इतनी अच्छी तरीके से बनता है कि आपको शायद दूसरी जगह पे ये नहीं मिल सकता, क्योंकि इसको एक डिजायर्ड टेम्परेचर, इसको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, और उतना ज्यादा टेम्परेचर नॉर्मल ओवन में जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वुड फायर्ड ओवन में हो सकता है। 1200-1300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप नॉर्मल ओवन में नहीं कर सकते। और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इवन दिस वुड फायर्ड ओवन का भी, यहाँ पे बहुत सी चीजें सिरेमिक कुल्स से लेके रिफ्रैक्टिव और कुछ ब्रिक्स इसमें इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से आप अगर उसके बाजू में भी खड़े हैं तो भी आपको हीट महसूस नहीं होती। ये इतने सही ढंग से इंसुलेटेड होता है। इंडक्शन इतना सही तरीके से होता है कि आपको बाहर से कोई भी हीट इसका आपको पता नहीं चलता। आप ये नहीं बता सकते कि अंदर का टेम्परेचर इतना होने के बावजूद आपको किचन में या फिर आपके यहाँ पे इसका इतना गर्मी इसकी ज़्यादा महसूस नहीं होती। तो ये एक तरीका है बेकिंग का, जो एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे ब्रांड में ला सक रहे हैं, हमने लाए हुए हैं। और वो प्रोडक्ट ऐसे है जो आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इवन हमारा पिज्जा भी इस तरीके का है कि जो आपको बाहर कहीं, ये तो अभी सिर्फ बेकिंग का स्टाइल हो गया, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, सिर्फ बेकिंग की ही चीज हमने चेंज नहीं की है, साथ में ही हमने हमारे कुछ रेसिपीज को इंडियन टेस्ट देने की भी कोशिश की। हमने पिछले कुछ महीनों के पहले श्री संजीव कपूर जी को ऑन बोर्ड लिया है हमारे ब्रांड्स के साथ, और उस पार्टनरशिप के तहत हमने हमारे फास्ट फूड के बहुत से प्रोडक्ट्स को एक अच्छी ढंग में चेंज किया है, अच्छे इंडियन पैलेट के हिसाब से चेंज किया हुआ है। तो क्या किया है हमने, दरअसल जब पिज़्ज़ा की बात करते हैं, क्या होता है कि पिज़्ज़ा होता है जिसके ऊपर आपने चीज़ डाला है, उसमें कुछ टॉपिंग्स डाले हैं। अगर किसी को स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके ऊपर जो है कुछ चिली फ्लेक्स वगैरह छिड़केंगे और आपका पिज़्ज़ा हो जो है वो बेक हो गया। लेकिन ये स्पाइसेस का ये तरीका इंडियन लोगों के लिए नहीं है। हिंदुस्तानी लोगों को किस तरीके का पिज़्ज़ा पसंद है या फिर किस तरीके के फूड पसंद है, हमें वो एक रियल स्पाइसेस चाहिए, अलग अलग स्पाइसेस, उसके मिक्सचर चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। इसी के लिए हमने हमारे पिज़्ज़ास को इंडियन वेज में बेक करने की कोशिश की और इंडियन स्टाइल में उसको चेंज करने की कोशिश की, जिसमें हमने पिज़्ज़ास के मखनी से लेके पनीर दो प्याज़ा हो गया या फिर अलग अलग टाइप का पनीर बटर मसाला हो गया, इसके अलग अलग तरीके के पिज़्ज़ास को इन्वेंट किया है, एक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये पिज़्ज़ास हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये सारे चीज़ों से आप ये देख सकेंगे कि आपको किस तरीके का जो है वो टेस्ट मिल रहा है। ये पूरा इंडियन स्टाइल में आपको जो है ये सारे प्रोडक्ट का जो है वो टेस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ बड़ी ही यूनिक होगी। आप नॉर्मली जो पिज़्ज़ा खाते हैं, इस सारे पिज़्ज़ा से ही नहीं, सैंडविचेस भी, बाकी भी चीज़ें जो नॉर्मली आप खाते हैं, उससे ये पूरी तरीके से अलग होगा। और ये बहुत ही यूनिक प्रिपरेशन का तरीका है जो आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया। उसके बाद हम कुछ बाकी चीज़ों के पे भी आते हैं, जैसे कि कौन सा सपोर्ट आपको फ्रेंचाइजर की तरफ से मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए हम करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के दरमियान। शुरुआत नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है आपके सेटअप से। ये पूरा सेटअप फ्रॉस्ट एंड फेदर के जिम्मे रहेगा। आपका ये पूरा रेस्टोरेंट का या फिर आपके क्लाउड किचन का जो सेटअप है, ये पूरी तरीके से फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से एग्जीक्यूट किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। आपको इसमें कोई भी प्रोडक्ट में या फिर किसी भी चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इक्विपमेंट से आपका क्रॉकरी तक, आपके पीओएस से आपकी सारी चीज़ें आपके डोर पे डिलीवर होगी, और ये सारी फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से की जाएगी। तो ये पूरा एक सर्विस आपको एज अ फ्रॉस्ट एंड फेदर फ्रेंचाइजी हमारी तरफ से ऑफर किया जाता है, और ये पूरा आपको मिल जाता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस सर्विसेज का हम कुछ चार्ज नहीं करते। जो भी आपका इक्विपमेंट का वगैरह कॉस्टिंग होगा वो तो आपके इन्वेस्टमेंट में मैंने मेंशन किया ही हुआ है। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। तो सबसे बहुत लोगों को जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई, अगर मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कैफे शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे मैन पावर का क्या होगा, मेरा लेबर कैसा आएगा। तो ये आपके इस पूरे एग्रीमेंट के दरमियान
ये पूरे मैन पावर का, इस लेबर का जिम्मेदारी जो है वो हमारे जिम्मे रहेगा, ये पूरी हमारी जिम्मेदारी होगी। आपको लेबर ढूंढने के लिए या फिर रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी चीज़ तलाशने की या फिर कोई भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेबर हर समय हमारी तरफ से ही भेजा जाएगा, आपका सारा लेबर हमारी तरफ से आएगा। आपको उस लेबर का ट्रेनिंग से लेके उस लेबर के पूरी तरीके से प्रोफेशनलिस्ट ट्रेन होने तक की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। तो लेबर हमेशा आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा, चाहे वो लोकल लेबर हो या हमने भेजा हुआ हो, ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है। आपको कभी भी लेबर के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही नहीं, आपका अगर कभी कभार पुराना लेबर छोड़ के चला जाता है, नया बंदा भी अगर आपको रिक्रूट कराना है, तो उस नए बंदे की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। सिर्फ 7 दिन आप हमें पहले हमें आप इंटीमेट कर दे कि भाई मेरा बंदा छोड़ के जाने वाला है, विद इन 7 डेज हम आपको नया लड़का प्रोवाइड करेंगे। और उसका भी ट्रेनिंग जब जब अगर नया लड़का आता है उसको भी कभी कभार अगर ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से आपको हर समय दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग का कभी भी कोई भी पैसा नहीं लगता। साथ में ही जो ये रिक्रूटमेंट हम आपके लिए कराते हैं, उस रिक्रूटमेंट का भी कोई पैसा आपको जो है वो नहीं पे करना पड़ता है, एज अ सर्विस चार्जेस या एज अ कंसल्टेंसी चार्जेस, ये कोई भी आपको पे नहीं करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। सिर्फ आपको स्टाफ की सैलरी देनी है, वो तो हमने बिजनेस प्रपोजल के वक्त और ROI कैलकुलेट करने के वक्त मैंने समझाया भी था। लेकिन जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए आपको कोई भी चीज़ खर्चने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी है। स्टाफ आपको इस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा आता है सप्लाई और सोर्सिंग। फ्रॉस्ट एंड फेदर के आउटलेट में बिकने वाले सारे प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से आपके डोर पे डिलीवर की जाएगी। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है कि जो आपको लोकली लेना है, जो है आपके वेजिटेबल्स, फॉर ऑब्वियसली फॉर द रीज़न कि वो आपको रोज का रोज फ्रेश लेना है, क्योंकि वो हम इस तरीके से सप्लाई नहीं कर सकते कि वो फ्रेश आपको डिलीवर हो। तो इसकी वजह से वो आप हफ्ते में 2 बार आपको आपके लोकल वेंडर से लेना है, जो लोकल वेंडर भी हम आपको टाइप करा के देंगे, तो वो आप भी आपको होम डिलीवरी करा देगा। तो ये सिर्फ चीज़ें जो आपको लोकली आएगी, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से आती है। और बाकायदा आपके यहाँ पे आपके डोर पे डिलीवर होता है। ऐसा भी नहीं होता कि आपको ट्रेन का बिल्टिंग नंबर भेजा जा रहा है, ट्रेन के ऊपर सामान चढ़ा दिया या कोई बस के ऊपर चढ़ा दिया, आप जा रहे हो, उसको निकाल रहे हो, नीचे उतार रहे हो, और वो फिर वापस से उसको लाने के लिए जाना पड़ रहा है, ये कराना पड़ रहा है, झंझटें करनी पड़ रही है, ये कुछ नहीं होगा। आपको आपके डोर पे सारी चीज़ें डिलीवर की जाएगी। और जब मैं आपको बोलता हूँ कि डोर पे सारी चीज़ें डिलीवर की जाएगी, तो फिर इसके ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का क्या? तो जो 25% का आपका फूड कॉस्ट है, या फिर मैं कहूँ कि जो आपका 75% का मार्जिन है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ये 75% का मार्जिन आपके डोर पे है। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रांसपोर्ट का इसमें कॉस्ट जो है वो अलग से लगाया हुआ है। 25% आपका फूड कॉस्ट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ योर ट्रांसपोर्ट, इट इज इंक्लूसिव ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्ट का कुछ अलग से कॉस्ट करना है, बियर करना है। ये सारा आपको आपके डोर पे मिल जाएगा। ये उसमें आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बियर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, जो मैंने शुरू में ही सेटअप में बताया था आपको कि सारी इक्विपमेंट, सारे अप्लायंसेस, सारे अवन, सारे आपके प्रोडक्ट, चाहे ब्लेंडर्स हो या चाहे और कुछ भी हो, ये सारा जो है वो आपका आपके डोर पे डिलीवर हो जाएगा। सेटअप पूरी तरीके से हमारे जिम्मे रहेगा। नो मार्केटिंग, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे। मैं आपको एक 5 मिनट इसको एक्सप्लेन करने के लिए लूंगा। 2 तरीके का मार्केटिंग है, एक लोकल मार्केटिंग, दूसरा सेंट्रलाइज मार्केटिंग। जब हम सेंट्रलाइज मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ये सारा मार्केटिंग ब्रांड के जिम्मे होता है। वैसे देखा जाए तो लोकल मार्केटिंग ब्रांड के जिम्मे होता है। हमने बहुत से ब्रांड्स देखे हैं, मैंने बहुत से ब्रांड्स के ब्रॉचर्स भी देखे हैं जिसपे लिखा हुआ रहता है पीछे की तरफ कि भाई मार्केटिंग में एक ही लाइन लिखी भी रहेंगी, या फिर ऐसा लिखा हुआ होगा कि ब्रांड विल गिव यू एडवाइस ऑन हाउ टू डू मार्केटिंग, और ब्रांड विल शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग विद द फ्रेंचाइजी। अगर सिर्फ ब्रांड को मार्केटिंग एक्सपीरियंस ही शेयर कराना है फ्रेंचाइजी के साथ, या फिर सिर्फ आपको आइडियाज ही देना है, तो ये सारी चीज़ें आज आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मार्केटिंग करानी है, आपको आइडियाज मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब से भी बहुत सारी आइडियाज मिल जाएंगी। उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका फ्रेंचाइजर बोल रहा है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा मार्केटिंग का, तो आप उसको फीस किस चीज़ का देंगे? इसके लिए उसका
रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा था कि 2 टाइप का मार्केटिंग है, सेंट्रलाइज़ और लोकल। सेंट्रलाइज़ में क्या-क्या आएगा? आपका डिजिटल मार्केटिंग पूरा आ जाएगा, आपका न्यूज़पेपर कमर्शियल्स, आपका रेडियो कमर्शियल्स, आपके बहुत बाकी तरीके के आपके पैम्पलेट से लेके आपकी सारी चीज़ें, बैनर्स हो गया, ये सब हो गया। ये पूरा आपका सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग में आएगा और सारा जो ये सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग है, इसका पूरा खर्चा जो है वो ब्रांड की तरफ से किया जाएगा और ये पूरा सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग ब्रांड ही मैनेज कराएगा। कंपनी ही आपके लिए मैनेज कराएगी। ये पूरा मार्केटिंग का जो इवेंट्स है या फिर मार्केटिंग का जो एग्जीक्यूशन है, ये पूरा एग्जीक्यूशन हमारी तरफ से, हमारे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की तरफ से आपके लिए किया जाएगा। इसमें आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ आपको इसमें कोई भी करानी नहीं है। सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग पूरा ब्रांड का ज़िम्मा रहेगा। अब लोकल मार्केटिंग पे आते हैं। तो सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग जो है, ये नॉर्मली होता क्या है कि ये इस तरीके का प्रमोशंस होता है जो ब्रांड्स के सारे आउटलेट्स को जो है वो फ़ायदा देता है। नॉर्मली सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता कि वो एक आउटलेट के लिए चलाया जा रहा है। सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग नॉर्मली सभी आउटलेट के लिए होता है और सभी आउटलेट्स को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके एक आउटलेट के लिए ऐसी कुछ चीज़ करानी है जिसके लिए आपको फ़ायदा हो, तो वो क्या कर सकते हैं? तो उसमें उसके लिए हमें लोकल मार्केटिंग कराना पड़ेगा। लोकल मार्केटिंग सिर्फ़ आपके एक आउटलेट के लिए डेडिकेटेड होता है और वो किस तरीके से किया जाएगा? लोकल मार्केटिंग में क्या-क्या कर सकते हैं? हम बैनर्स लगा सकते हैं, पैम्पलेट्स बाँट सकते हैं या फिर कुछ छोटे-मोटे आपके एरियाज़ में कुछ रिक्शाज़ घुमा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका इफ़ेक्टिव नहीं होता। आज अगर आप पैम्पलेट्स बाँटेंगे तो कोई वो पैम्पलेट्स को देखता नहीं है। अगर आप आज बैनर्स लगाएँगे तो 1% या 2% से ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो फिर करना क्या है? हम सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग जब हम लोकल मार्केटिंग करते हैं, तो अगर आपको सक्सेसफुली ये मार्केटिंग एग्जीक्यूट कराना है, इम्प्लीमेंट कराना है, तो लोगों को आपको उठा के आपके स्टोर पे लाना पड़ेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग कुछ इवेंट्स आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं, ये हर महीना ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अलग-अलग एज ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कभी-कभार मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करूँगा तो छोटे बच्चों के लिए करूँगा, तो कभी कपल्स के लिए करूँगा, तो कभी आगे जाके फैमिलीज़ के लिए करूँगा। हर एज ग्रुप के लिए हम हर महीना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक आउटलेट में ही। यानी कि आपके एक आउटलेट में लगभग 10 से 12 ऐसे इवेंट्स होने हैं साल भर में, बराबर? अभी ये जो आउटलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कब हो गया? जब आपने आपके क्लाउड किचन को कन्वर्ट कर लिया आपके फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मॉडल में, बराबर? जब आपने उसको रेस्टोरेंट मॉडल में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो उस समय आपके आउटलेट हो गए। ये उस समय आप का जो है ये शुरू हो गया। आपके आउटलेट में कन्वर्ट करने के बाद क्या आपके इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो आप कोविड सिचुएशन के बाद इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसकी वजह से मैं ये भी आपको बताऊँगा और इसी रेफरेंस से आपको ये भी समझेगा कि आज कोविड सिचुएशन में हम किस तरीके से मार्केटिंग करने वाले हैं। तो ये जो इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये किस तरीके के होते हैं? अगर समझ लीजिए मैं किसी बच्चों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो हम क्या कराएँगे कि आपके एरियाज़ में, आपके आउटलेट्स के एरिया विसिनिटी में जो भी प्री स्कूल्स है, आपके डे केयर्स है या फिर आपकी सोसाइटीज़ है, उसमें से बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ अपने यहाँ पे एक छोटे-से पेंटिंग कॉम्पिटिशन या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी या और ही ऐसे किसी इवेंट के लिए हम इनवाइट करेंगे। बच्चे आएँगे, 25 से 30 बच्चे आप एक दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इवेंट 2 दिन चलता है। अगर 30 बच्चे आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ उनको आना मैंडेटरी है। तो इसका मतलब है पेरेंट्स को मिला के लगभग 100 लोग आपके यहाँ पे इस इवेंट के लिए आ रहे हैं। एक दिन में, ये दो इवेंट 2 दिन चलना है, यानी कि 200 लोग आपके यहाँ पे आ गए। अभी हम इन 200 लोगों के लिए क्या करेंगे, हम इनको फ्री में स्नैक्स बाँटेंगे, बच्चों को फ्री में ब्रांड की मर्चेंडाइज़ ब्रांड के साथ टी-शर्ट्स, कैप्स, ये सारी चीज़ें हम बाँटेंगे बच्चों को और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी कुछ फ्री चीज़ें टेस्ट करने के लिए देंगे। इससे होगा क्या? और यही नहीं, इस इवेंट में 1 या 2 बच्चे जो इस इवेंट को जीतेंगे, इस कॉम्पिटिशन को जीतेंगे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आजू-बाजू के एरिया में जो कोई एडवेंचरस पार्क है या फिर वाटर पार्क है, ऐसे किसी जगह पे फ्री ट्रिप उनका जो है वो स्पॉन्सर कर देंगे। जैसे कि अगर पुणे या मुंबई में है, तो हम लोग एक्वा इमेजिका में भेजेंगे, बैंगलोर में है, तो वाटर वर्ल्ड में भेजेंगे। तो जो भी आपके नियर बाय वाटर पार्क है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के जैसे कुछ पार्क है, वहाँ पे उनको फ्री में 1 दिन का ट्रिप जो है हमारी तरफ से स्पॉन्सर किया जाएगा। नाउ ये पूरे इवेंट का खर्चा 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता और ये एक इवेंट है। तो ये इवेंट का खर्चा आप और हम आधा-आधा करते हैं। ये भी आपको पूरी तरीके से नहीं करना पड़ता। आप इसका आधा खर्चा उठाएँगे, हम इसका आधा खर्चा उठाएँगे। यानी कि 25 से 30 हज़ार का खर्चा, 30,000 का अगर खर्चा है तो 15,000 आप करेंगे, 15,000 मैं करूँगा। तो ऐसे 10 से 12 इवेंट्स हम साल भर में इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अलग-अलग एज ग्रुप के लिए। 200 लोग एक इवेंट में आपके यहाँ पे आ रहे हैं। आप अगर 12 इवेंट्स की बात करते हो तो 2400 लोग आपके यहाँ पे आएँगे और इसमें से आप अगर इतना भी कंसिडर करते हो कि ये 2400 में से सिर्फ 20% भी अगर आपके
कस्टमर्स आपको लॉयल मिल रहे हैं, चलो 500 छोड़ो, 400 पकड़ो, 400 भी अगर आप कस्टमर्स कंसिडर करते हैं जो आपके लॉयल कस्टमर्स टर्न आउट हो गए पूरे साल भर के 2400-2500 में से, तो ये 400 लोग को भी हमारे लॉयल कस्टमर्स बन के रोज आने की जरूरत नहीं है, या हफ्ते में 2-3 बार आने की जरूरत नहीं है। हम यही कंसिडर करें कि भाई महीने में अगर ये 3 बार भी आते हैं तो ये 400 लोग आपके लिए 1200 बिल्स बना रहे हैं महीने भर में। और 1200 बिल्स जब आपके महीने भर में सिर्फ लॉयल कस्टमर्स बेस से बन रहे हैं, तो एक बिल का साइज होता है लगभग 300 से 350 रुपए। लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का बिजनेस आपको सिर्फ आपके लॉयल कस्टमर्स से मिल रहा है। बाकी के जो आपके कस्टमर्स हैं वो तो आने वाले उसके जो है वो तो पूरी तरीके से अलग है ही, लेकिन इस तरीके के आपका लॉयल कस्टमर्स बेस हम बना रहे हैं। अभी ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा हम इस क्लाउड किचन को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये अभी एक तरीका हो गया मार्केटिंग का, लेकिन वो तो रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने के बाद का हो गया। आज क्या करेंगे जब हम क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी इमीडिएट किस तरीके की मार्केटिंग हम कर सकते हैं। तो क्लाउड किचन में हमारा मेजर फोकस है होम डिलीवरीज पे, टेक अवेज पे। तो होम डिलीवरीज के जितने भी हमारे मेजर चैनल्स है, चैनल पार्टनर्स है, जैसे कि आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, फूड पांडा, उबर, जो भी 5-6 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इन सारे चैनल्स के साथ, सारे पार्टनर्स के साथ हमारा एक प्रीमियम टाइप होता है। जैसे कि अगर मैं जोमेटो का एग्जांपल लूँ, तो जोमेटो के साथ हमारे 3 अलग अलग टाइप है हमारे हर आउटलेट के लिए, जिसमें एक गोल्ड मेंबर का, दूसरा आपका कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का, तीसरा है हमारा होम स्क्रीन का, या फिर हमारे ऐप पे। ये क्या होता है कि जब आप ऐप जोमेटो का खोलते हो, तो जब आप उसके गोल्ड मेंबर में जाते हो, तो सबसे ऊपर आपको फ्रॉस्टन फेदर का नाम दिखता है जब आप गोल्ड मेंबर के लिए टैप करते हो। जब आप इसमें कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के लिए टैप करते हो, तो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पे भी आप जब सबसे पहले वो सेक्शन खोलते हो, तो उसमें आपको सबसे ऊपर फ्रॉस्टन फेदर दिखता है। तो इससे क्या होता है, ऑर्डर करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जब आपको सबसे ऊपर एक रेस्टोरेंट दिखता है या पहले 5 में दिखता है, तो आपका उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने का प्रोबेबिलिटी, आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। तो जहाँ पे 5 या 6 ऑर्डर्स आना है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको 25 से 30 ऑर्डर्स आना शुरू हो जाता है। तो ये टाइप्स का क्या होगा, नॉर्मली गोल्ड टैप के लिए जोमेटो चार्ज करता है 60 to 70,000 रुपीज पर ईयर। उसके बाद आपका कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के लिए जोमेटो चार्ज करता है 20 to 30,000 रुपीज पर ईयर। और क्योंकि हमारा पूरा ऑल इंडिया लेवल पे एक्सटेंसिव टाइप होता है, सभी आउटलेट के लिए होता है, तो ये सारे आउटलेट का मिला के हमें कुछ एक डिस्काउंट मिल जाता है। नॉर्मली गोल्ड मेंबर का जो 70,000 का टाइप है, हमें 35 से 40 में मिल जाता है, या फिर आपका जो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का टाइप है वो 30,000 का है, 25,000 का, 20,000 का है, तो हमें 10 से 15,000 में मिल जाता है। तो ये दोनों टाइप ब्रांड की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दिए जाएंगे। आपको ये जो सारे टाइप्स है, उसमें आपको कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि उसमें पैसे के लिए भी आपको ध्यान देने की, या सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी तरफ से आपको किया जाएगा। दूसरा एक चीज इसमें और है, जैसे कि मैंने होम स्क्रीन के बारे में बताया था, ये टाइप का लगभग 80,000 to 90,000 का खर्चा होता है, वो भी हमें लगभग 50-60,000 में मिल जाता है। ये टाइप हम दोनों मिलकर करते हैं, आधा आप पे करते हैं, आधा हम पे करते हैं। इससे आपका ऑर्डर फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीके का मार्केटिंग हम करेंगे कोविड सिचुएशन में। ये हो गया मार्केटिंग के बारे में। ऑपरेशन मैनुअल, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे ट्रेनिंग्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक मैनुअल भी दिया जाएगा, जिसमें आपके सारे लोगों का रोल, उनका ट्रेनिंग का, सारी चीज़ों का एक रिटर्न आपको ये मैनुअल जो आपके पास रहेगा, जो आपको मदद करेगा बिजनेस के समझने के लिए, हर चीज़ के रोल को समझने के लिए। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसी में ये सारी चीज़ें नॉर्मली आ जाती है। नाउ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं ब्रांड को जो अलग अलग लेवल पे जो रिकॉग्नाइज किया गया है उसमें। जैसे एशिया पैसिफिक लेवल पे भी ब्रांड को बेस्ट ब्रांड अंडर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नॉमिनेट किया गया था। ये एशिया पैसिफिक लेवल पे किया गया था। एज अ सीईओ ऑफ द ब्रांड आई वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद कुछ और है, जैसे कि फ्रैंकॉप एक यूएस जायंट है, उन्होंने उनके एक सर्वे के अनुसार 2017 के बाद जितनी भी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट हुई है, इन सारे कंपनियों में फ्रॉस्टन फेदर इज अमॉन्ग्स्ट 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया। उसके बाद में इकोनॉमिक इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक एक मीडिया चैनल है, उनकी तरफ से किया गया सर्वे के अनुसार 2025 तक फ्रॉस्टन फेदर इज गोइंग टू बी इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट कैफे चेन। तो ये सारे कुछ रिकॉग्निशंस है जो हम कह सकते हैं कि ब्रांड्स को अभी तक मिल चुके हैं। किस तरीके का पार्टनर हम ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहे, जरूरी नहीं है कि उन्हें इस बिजनेस का या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का पहले का कुछ अनुभव हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो। आपको एक सिंपल बिजनेस एक्यूमेन भी है
आपको एक बिजनेस किस तरीके से बिजनेस करना है, कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना है, ये बिजनेस एक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो आपको एक्सपीरियंस लेने की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत इजीली इस बिजनेस को कर सकोगे, और ऐसे ही लोग हम जो है वो ढूंढ रहे हैं। नाउ टी कियोस्क, ये एक एडिशनल बोनस आपको हमारी तरफ से मिल जाता है जब अगर आप कोविड सिचुएशन में हमारा फ्रेंचाइजी लेते हैं। आज ये हमारा एक अलग ब्रांड है चाय का, ये ब्रांड हमारा चाय टपरी नाम से है, और ये एक अलग पूरी तरीके से अलग ब्रांड है, हमारे ही कंपनी का है। लेकिन जो लोग आज फ्रॉस्ट एंड फेदर की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, उन लोगों को हमारी तरफ से ये टी का, एक चाय का ये ब्रांड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसका इन्वेस्टमेंट अलग से 7 से 8 लाख रुपए का है, और वो इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से इसके राइट्स मिल जाएंगे। नॉर्मली इंडिया में चाय को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, 30:1 का रेशियो है। जब आप कहीं जाके 30 लोग चाय पीते हैं तब जाके कोई कॉफी पीता है, लेकिन फिर भी हम कैफे खुलते जा रहे हैं, चाय के रिलेटेड हमारे पास ऑप्शंस जो है वो नहीं है या फिर बहुत कम है। और मार्केट में जिन्होंने भी चाय के लिए कैफे जैसा कुछ खुला हुआ है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस देके वहां पे लोगों को अंदर लाना, बिठाना और 100 रुपए की चाय पिलाना, ये मेरे ख्याल से मुझे तो ये बात नहीं जचती। 100 रुपए की चाय हिंदुस्तान में कोई नहीं पिएगा। चाय एक ऐसी चीज है जो लोगों को दिन में 4 से 5 बार चाहिए, जो वर्किंग पीपल है उनको तो 4-5 बार चाहिए, और ऐसे में अगर 100 रुपए की चाय आप पिलाएंगे तो 400-500 रुपए को किसी ने नहीं खर्चना है। हमारे लोगों को वही टपरी वाली चाय पसंद है जो उनको 10 रुपए में मिलती है, 10 रुपए में उनको चाय मिलती है, वो बाहर के बाहर पीते हैं, खड़े खड़े पीते हैं और खड़े खड़े निकल जाते हैं। इसी तरीके की चाय, यही मॉडल है जो सक्सेसफुल है इंडिया में, और इसी को सक्सेसफुल रहना है आगे जाके भी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने चाय का कियोस्क बनाया हुआ है। हम इस ब्रांड के तहत सिर्फ कियोस्क खोल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि चाय का कियोस्क होगा जो बाहर हम प्लेस करेंगे, हमारे रेस्टोरेंट के बाहर, फ्रॉस्ट एंड फेदर के ही रेस्टोरेंट के बाहर अगर आपके पास 8 से 10 फीट का जगह है तो वहां पे हम ये एक छोटा सा कियोस्क बनाएंगे, टपरी ही खोलेंगे, लेकिन ये एक 5 स्टार टपरी होगा। हम उसी रेट में देंगे जिस रेट में वो टपरी वाला देता है, वो चाय वाला देता है। वो नॉर्मली आज अगर आप अच्छे जगह का चाय वाला देखेंगे तो 1000 कप चाय बहुत आराम से बेच देंगे, लेकिन हम ऐसा ही कंसिडर करते हैं कि भाई 1000 भी नहीं, अगर 500 कप भी हम रोज का बेचते हैं तो भी हम 5000 रुपए रोज का कमा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 10 रुपए में ही चाय बेच रहे हैं। लेकिन हमारा हाइजीन, हमारा क्वालिटी, हमारे ब्रांड का प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग लेवल का रहेगा, ये पूरा 5 स्टार लेवल का रहेगा, लेकिन चार्जेस सिर्फ वो टपरी वाले ही रहेंगे, 10 रुपए में ही देंगे। उसमें भी आपको खर्चा कुछ भी नहीं आना है, क्योंकि आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के प्रीमाइसेस में कर रहे हैं तो रेट आपका अलग से नहीं जाना। एक बंदे का खाली आपको सैलरी का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसमें जो है वही है, दूसरा आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ फूड कॉस्ट अगर आप निकाल दे और एक बंदे का सैलरी निकाल दे तो 1.5 लाख का भी अगर आप टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं चाय में से, तो आप नॉर्मली उसमें 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बना रहे हैं बाहर से ही। अंदर का जो आने वाला फ्रॉस्ट एंड फेदर का बिजनेस है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो एक के साथ एक फ्रेंचाइजी आपको ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसका 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको ये फ्रेंचाइजी मिल रही है। खाली आपको कियोस्क के लिए अरेंजमेंट कराना है, जिसके लिए आपको शायद 15 से 20 हजार रुपए का या 30 हजार रुपए का खर्चा पड़ेगा बाहर कियोस्क डालने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट का अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, या फिर 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए नहीं है, 7.5 लाख रुपए नहीं है, कुछ कम पैसे उनके पास है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया हुआ है एमएसएमई के तहत। अभी कोविड सिचुएशन में भी जो 20 लाख करोड़ दिए गए उसमें से 2 लाख करोड़ एमएसएमई को असाइन किए हुए, और उसमें से 20,000 करोड़ बहुत से डिस्बर्स भी हो चुके हैं। तो एमएसएमई के तहत लोन दिए जा रहे हैं उन सभी लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको हम लोन लेने के लिए भी, हमारे प्रोजेक्ट के तहत लोन लेने के लिए भी हम असिस्ट करेंगे। हमारी एक टीम है, कंसल्टेंसी टीम है, वो आपको लोन के प्रोसेस में पूरी तरीके से मदद करेगी और देखेगी कि आपका लोन जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाए और आपको इसमें नहीं करना है। तो आपको अगर आपके पास पैसे का भी अभी फिलहाल प्रॉब्लम है तो वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और एमएसएमई के तहत आपको लोन जो है वो सैंक्शन कराएंगे। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपको सब्सिडी मिलेगी और साथ साथ गवर्नमेंट से आपको 1 साल तक आपको उसमें आपको ईएमआई भी जो है इसकी भरनी नहीं है, आपको कूलिंग पीरियड भी 1 साल का मिल जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज द ओवरऑल बिजनेस प्रपोजल। नाउ आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स। कुछ फोटोज में आपको बस 30 सेकंड में दिखा रहा हूँ। हमारे कुछ आउटलेट्स के, एग्जिस्टिंग आउटलेट्स के कुछ ये फोटोज हैं जो आप देख सकते हैं। और ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के जैसे आप देख सकते हैं, ये उनफैड ओवन में पिज्जा बेक हो रहा है। ये कुछ और भी प्रोडक्ट्स है और ये हमारे कुछ डेजर्ट्स आइटम्स है। ये चॉकलेट बेस्ड ड्रिंक्स है कुछ। These are very famous preparations.
ये कुछ मस्तानीज है जो रियल फ्रूट्स ड्रिंक है, और ये ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं हर एक एज ग्रुप में। और इसमें जो फ्लेवर्स भी आपको मिलते हैं बड़े यूनिक मिलते हैं, जैसे चीकू हो गया, अंजीर हो गया मस्तानीज में। और ये नॉर्मली आपको बाहर ऐसे फ्लेवर्स देखने को नहीं मिलेंगे जो आप यहाँ पे आज देख सकते हैं। ये सारे कुछ हमारे प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स हैं। So this is all about Frost and Feathers business proposal. I guess I have cleared almost all the points. अगर आपके अभी कुछ क्वेश्चन है तो we can take these questions. और अशोक जी, we can move on to next part. Yeah. Thank you, Mr. Akshay. No problem. Thanks a lot. Pleasure. Yes, sir. iPad. Sir, अपनी तरफ से unmute करिए, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I just want to know, is it royalty free or how it is? Sorry, sir. Are you charging any royalty for this? जी, सॉरी, अच्छा हो गया आपने याद दिलाया, मैं एक चीज बताना भूल गया। नॉर्मली आवर रॉयल्टी इज 8% ऑफ द टोटल बिजनेस। टोटल बिजनेस जो है उसका 8%, यानी कि जो अभी आप ये टेबल देख सकते हैं, अगर 2 लाख का आपका टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल बिजनेस होता है, तो 16,000 जो है ये ब्रांड का रॉयल्टी होगा। सेम अगर आप रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 3 लाख का अगर आपका टोटल बिजनेस है तो 24,000 आपका रॉयल्टी होगा, विच इज 8% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर आप हमारा फ्रेंचाइजी आज लेते हैं इस कोविड सिचुएशन में, अगर आप लेते हैं जिसमें कुछ हम अभी कुछ ही फ्रेंचाइजीज की जगह बाकी है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग ये कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी फ्रेंचाइजीज हमने इस ऑफर में क्लोज कर ली है। लेकिन अगर अभी लगभग मेरे ख्याल से 20% जगह उसमें अभी भी है बाकी, जिसके तहत आपको रॉयल्टी से एग्जेम्पशन मिल जाता है। अगर आप आज हमारा फ्रेंचाइजी लेते हैं कोविड सिचुएशन में अगर लेते हैं तो आपको रॉयल्टी से एग्जेम्पशन मिल जाता है, और वो रॉयल्टी से जो एग्जेम्पशन आपको मिलता है ये कंप्लीट एग्जेम्पशन होगा, और दैट टू फॉर द लाइफ टाइम बेसिस। ऐसा है कि आपको लाइफ टाइम कोई भी रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जीरो रॉयल्टी आपका होगा। जो आप बिजनेस करेंगे पूरी तरीके से आपका रहेगा, आपको कोई भी रॉयल्टी देने की, कभी भी रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तभी है अगर आप आज हमारा फ्रेंचाइजी या फिर इस कोविड सिचुएशन में, क्योंकि इसके लिए जो हमने कुछ नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज डिसाइड किए थे उसमें से 70-75% हमने ऑलरेडी साइन कर लिए है। कुछ ही फ्रेंचाइजीज के लिए जगह बाकी है जिसके तहत आपको ये रॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं। मिस्टर अक्षय से बात कर सकते हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, फाइनेंशियल समझ सकते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर, योर मेल आईडी, योर नेम इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस वेबिनार। हम आपको पूरा जो डिटेल्स है बिजनेस प्रपोजल का, जिसमें आपके बिजनेस के बाकी मतलब इन्वेस्टमेंट का बाइफर्केशन है, आरओआई को और भी डिटेल में वर्कआउट किया गया है, ये सारी डिटेल्स हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। आपका आपका व्हाट्सएप नंबर सिर्फ हमें आप भेज दे, फिर आपका नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भेज दे, ताकि हमारी टीम आपको जो है इसके तहत कॉन्टैक्ट कर सके। थैंक यू सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मिस्टर अक्षय से बात कर सकते हैं। सर, मिस्टर संदीप का क्वेश्चन है दिल्ली से, वो जानना चाह रहे हैं एनी फोको मॉडल अवेलेबल। यस, एक्चुअली संदीप जी, बात दरअसल ये है कि जब आप देखते हैं कि कोई फोको मॉडल यानी कि क्या होता है, जब आप फोको मॉडल, किसी भी फोको मॉडल की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि नॉर्मली सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये होती है दरअसल ब्रांड के पास, और ब्रांड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखता है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और बाकी सारी चीजें ब्रांड देखते हैं।
उसमें क्या होता है फोको मॉडल में? नॉर्मली फोको मॉडल में स्टाफ की जिम्मेदारी ब्रांड की होती है, फूड की जिम्मेदारी ब्रांड की होती है, सारे सप्लाई की जिम्मेदारी जो है वो ब्रांड की होती है। ये सारी चीजें ब्रांड देखता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके लिए ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं। अगर आप हमारा फोफो मॉडल भी कंपेयर करते हैं, इट्स हमारा फोफो मॉडल ही 95% से ज्यादा एक फोको मॉडल की तरह ही काम कर रहा है। खाली इसमें आपको एक ही चीज एक्स्ट्रा करनी है कि आपको रोज का रोज जाके आपके गले में से पैसे उठा के लाना है, दैट्स इट। क्योंकि नॉर्मली फोफो मॉडल जो फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल होता है, उसमें कोई भी ब्रांड आपको स्टाफ नहीं देता, कोई भी ब्रांड आपको सप्लाई आपके डोर पे नहीं देता, कोई भी आपकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मार्केटिंग के लिए बताया जाता है कि वी विल सपोर्ट यू इन मार्केटिंग और वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। एक्सपीरियंस शेयर करना क्या होता है? एक्सपीरियंस शेयर करना क्या होता है, या फिर आपको ये बताना कि आइडियाज देना क्या होता है। हम मार्केटिंग पूरा हमारे जिम्मे लेके कर रहे हैं, हमारे पूरी मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमारी है, ये मार्केटिंग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये पूरी चीज एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं, ये पूरा, इसमें आपको किसी भी चीज में ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये जो इवेंट्स आपके यहाँ पे होना है, ये इवेंट्स भी आपको देखने की जरूरत नहीं, इसमें इवेंट्स के पार्टिसिपेंट से लेके सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इसके साथ साथ आपका पूरा जो ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारियां हम हमारी तरफ से देख रहे हैं। डे टू डे ऑपरेशंस में भी हमारे कॉल सेंटर्स की आपको हमेशा हेल्प रहती है। तो आपको देखना क्या है इसमें? आपको सिर्फ यही चीज करनी है कि आपको जाके रोज का रोज पैसा उठा के लाना है। और यही एक चीज आप बोल सकते हैं कि ये फोको मॉडल की तरह, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फोको मॉडल, जिसमें सिर्फ एक ही आपके लिए दिक्कत रखी गई है कि आपको रोज का रोज जाके जो है वो फाइनेंशियल ऑपरेशन संभालना है। तो यू कैन कंसिडर दिस एज ऑलमोस्ट लाइक अ फोको मॉडल। अशोक जी। थैंक यू सर। यस मिस्टर अभिजीत, अभिजीत प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। मिस्टर अभिजीत, अभिजीत मलिक। हेलो। यस मिस्टर अभिजीत प्लीज। हेलो। जी सर, वी कैन हियर यू, टेल मी। हाँ, मुझे कलकत्ता में करना है। ओके इसके इन्वेस्टमेंट जरा सा बताते हैं क्लाउड किचन के लिए। सर, क्लाउड किचन के लिए इन्वेस्टमेंट इज 7.5 लाख रुपीज। ओके। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट टेबल जो सबसे पहले हमने दिखाया था, जिसमें आप देख सकते हैं the area you required for the cloud kitchen is around 100 to 150 square feet. आपका इन्वेस्टमेंट है लगभग 7.5 लाख रुपए। योर पे बैक पीरियड वुड बी अराउंड 1 ईयर और आपका एवरेज आरओआई ऑलमोस्ट 150% पर एनम। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया ही है इस वेबिनार के दरमियान। अगर आप आपका नंबर ड्रॉप कर देंगे तो somebody will call you and explain you in डिटेल कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। 100 से 150 स्क्वायर फीट की आपको जगह लगेगी। 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी छोड़ के इज मोर देन इनफ। इसमें देयर आर नो हिडन कॉस्ट और दूसरा कोई भी चीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सारी कॉस्टिंग, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। 7.5 लाख रुपए में कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। 7.5 लाख में आपका सब हो जाएगा प्रॉपर्टी छोड़ के। सर एरिया मुझे चॉइस करनी होगी? नहीं सर, वो भी हम आपके लिए करें। जी जी, हम आपको असिस्ट करेंगे सर इसमें पूरी तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। आपका एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग दिस, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए। इसलिए हम जब रेस्टोरेंट की फुल फ्लेज रेस्टोरेंट की बात आती है उस समय तो हमारी टीम ही जाके विजिट करती है और एरिया का लोकेशन का फाइनलाइजेशन भी हमारी तरफ से किया जाता है। लेकिन क्लाउड किचन की भी जो बात है उस समय भी हम पूरी तरीके से आपको एरिया में जो है वो असिस्ट करेंगे। आपको इसमें कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी, एरिया के वाइज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। अच्छा जी। हाँ, तो अभी जो एरिया होगा वो रेंट में लेना है तो फिर रेंट का हिसाब से ही चलना होगा अभी? जी सर, देखिए आपको जो एरिया रेंट पे लेना है वो एरिया, क्योंकि ये क्लाउड किचन है तो हमें मार्केट एरियाज में नहीं जाना। क्लाउड किचन है उसकी वजह से वी आर नॉट गोइंग टू एनी मॉल और एनी हाई स्ट्रीट जहाँ पे आपका 40-50 हज़ार का रेंट होगा। व्हेन यू आर वर्किंग इन क्लाउड किचन, it is ये आपको एक बेनिफिट है। इट इज काइंड ऑफ बेनिफिट दैट यू डोंट नीड टू टेक अ प्रॉपर्टी इन वेरी लैविश एरिया। आपको रेसिडेंशियल एरियाज में प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पे आपका आजू बाजू में आपके 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपके जो लोग हैं वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो। और ऐसे जगह पे आपको प्रॉपर्टी नॉर्मली 8 से 10 हज़ार में मिल जाती है। आपको गली नुक्कड़ में प्रॉपर्टी लेनी है क्योंकि वहां से आप बहुत इजीली डिलीवरी कर सकते हो हर चीज का। आपको उसके लिए मार्केट एरिया में जाने की जरूरत नहीं। बहुत से हमारे क्लाइंट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ये चीज जो क्लाउड किचन है वो अपने टेरेस से, अपने बैकयार्ड से, अपने खुद के घर से स्टार्ट किया हुआ है ताकि आपको रेंट बिल्कुल ही ना देना पड़े। तो ऐसा भी आप शुरुआत कर सकते हैं कि अगर आप क्योंकि हम लोग रेसिडेंशियल एरियाज में ही रहते हैं नॉर्मली,
और उस समय आप घर से बहुत ही इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो टेरेस से, आपके बैकयार्ड से शुरू कर दें। जरूरी भी नहीं है आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले। अगर आप रेंट पे लेना भी चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा उस प्रॉपर्टी के साथ आपको लायबिलिटीज नहीं आएगी, क्योंकि आपको ऐसे प्रॉपर्टी देखनी है जो आपकी मार्केट एरिया से दूर ही हो, रेसिडेंशियल एरियाज में। और रेसिडेंशियल एरियाज में नॉर्मली जो प्रॉपर्टीज है उसका रेंट 8 से 10 हजार के बीच में पड़ता है। जी सर। ओके, और ये आपकी 1 साल के लिए होगी? क्या सर? अच्छा, 1 साल, ये आपकी कितने साल के लिए जो एग्रीमेंट होगी? दिस इज अ लाइफ टाइम प्रपोजल सर। अच्छा अच्छा, दिस इज अ लाइफ टाइम प्रपोजल। देखिए हमारा 1 साल ये मैंने पे बैक पीरियड बताया हुआ है, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 7.5 से 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख में आपका वापस आपको मिल जाएगा, या फिर वो बिजनेस आपको वापस दे देगा 1 लाख 7.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर अंदर, बराबर। ये आपका पे बैक पीरियड है। आपका एग्रीमेंट जो है ये 5 साल का है, और हर 5 साल, जी, और हर 5 साल के बाद सर ये एग्रीमेंट रिन्यू होगा। और जब ये एग्रीमेंट रिन्यू होगा तो उस रिन्यूअल पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये रिन्यूअल आपका पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि भले ही आपका एग्रीमेंट हर 5 साल के बाद रिन्यू हो, लेकिन दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस रिन्यूअल इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी चार्जेस। या आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि आपका लाइफ टाइम है, क्योंकि इसमें आपको एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, एक बार आपने शुरुआत कर दी, इसके बाद आपको वापस से कभी भी चार्जेस नहीं लगना है। जस्ट दैट कि आपका एग्रीमेंट 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद रिन्यू होगा, तो इट्स ऑटोमेटिकली यू कैन कंसीडर दैट दिस इज अ लाइफ टाइम एग्रीमेंट। जी सर। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल सर।